साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी को और जॉन मिल्टन से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम पॉइंट्स बनेंगे उन सभी मैक्सिमम एग्जाम पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि जॉन मिल्टन जी का जन्म कब हुआ। 9 दिसंबर 1608 को कहाँ होता है? ब्रैड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है दोस्तों। इसके बाद में इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो 8 नवंबर 1674 को लगभग 65 वर्ष की उम्र में बन हिल लंदन, इंग्लैंड में जॉन मिल्टन जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनका जो मृत्यु स्थान है यानी कि इनकी जो समाधि है, इनको कहाँ दफन किया गया? तो वो सेंट गाइल्स चर्च में इनको दफनाया गया दोस्तों। तो इतना क्लियर हो गया कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? बन हिल, लंदन में। और इनको दफनाया कौन सी चर्च में जाता है? सेंट गाइल्स चर्च में। इनके पिता का क्या नाम होता है? तो इनके पिता का नाम भी क्या होता है? जॉन मिल्टन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीनियर जॉन मिल्टन और जूनियर जॉन मिल्टन, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या होता है? सारा जेफरी होता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं। तो इनका जो शुरुआती एजुकेशन हुआ वो कहाँ हुआ? सेंट पॉल्स स्कूल लंदन में होता है यानी कि। और इसके बाद जो इनकी हायर एजुकेशन होती है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्राइस्ट कॉलेज में इनकी क्या होती है? उच्च शिक्षा होती है। तो इतना क्लियर हो गया कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्रारंभिक अल्मा मैटर होता है वो सेंट पॉल्स स्कूल होता है। और इसके बाद उच्च शिक्षा ये कहाँ से यानी कि एमए और बीए की डिग्री ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। क्लियर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट हम इनके स्पाउसेस की बात करेंगे। स्पाउसेस का मतलब होता है पत्नी, कि इन्होंने कितनी शादियाँ की? तो इन्होंने 3 शादियाँ की अपने जीवन में। 1642 में इन्होंने पहली शादी की मैरी पॉवेल से। और इसके बाद 1656 में इन्होंने दूसरी शादी की किसके साथ? कैथरीन वुडकॉक के साथ। और तीसरी जो शादी हुई थी वो किसके साथ हुई? एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ। और कब हुई? 1663 में। ठीक है, ये इनकी शादियां ध्यान बनाए रखना। पहली शादी एलिजाबेथ मिन्सुल, दूसरी कैथरीन वुडकॉक और तीसरी पहली जो है वो मैरी पॉवेल और दूसरी कैथरीन वुडकॉक और तीसरी जो है एलिजाबेथ मिन्सुल से। तो यहाँ पर थोड़ा क्रम ये वाला मत देखिएगा, ये वाला क्रम ठीक है इनका, ठीक है। नेक्स्ट अगला हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। तो इनका ऑक्यूपेशन यानी कि ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहलाते हैं। और इसके बाद ये पम्पलेटर भी हैं, हिस्टोरियन और सिविल सर्वेंट ऑफ फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर दी ओलिवर क्रॉमवेल। जब ओलिवर क्रॉमवेल का शासन चल रहा था तो उस समय के ये जो हैं सिविल सर्वेंट होते हैं। नेक्स्ट अगला हम बात करेंगे इनके पीरियड की। तो 1625 से लेकर के 1660 तक का जो पीरियड होता है, जो एज होती है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो इनके स्पाउसेस में क्लियर हो जाए कि इनकी सबसे पहली शादी किसके साथ होती है? मैरी पॉवेल के साथ होती है। और मैरी पॉवेल की जब शादी होती है तो इनकी उम्र कितनी होती है? कुल 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है। और उस समय जॉन मिल्टन जी की उम्र 34 साल होती है, यानी कि ठीक अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ में ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं। और शादी होती कब है इनकी? 1642 में। और मैरी पॉवेल की मृत्यु हो जाती है 1652 में। इसके बाद में इसके 4 साल बाद जब इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसके 4 साल बाद यानी कि 1656 में दूसरी शादी करते हैं। किसके साथ? कैथरीन वुडकॉक के साथ। और कैथरीन वुडकॉक भी बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहती हैं। और डिलीवरी के कॉम्प्लिकेशन के वक्त इनकी भी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। कब? 1658 में, यानी कि शादी के ठीक 2 साल बाद। इसके बाद इनकी तीसरी शादी होती है किसके साथ? एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ। और कब होती है? 1663 में। कब होती है? 1663 में। इतना क्लियर हो गया। बाकी हम सारी चीज़ें बता ही चुके हैं आपको कि ऑक्यूपेशन क्या होता है। ये एक पोइट हैं, प्रोज, ओके, पोलेमिनिस्ट हैं और सिविल सर्वेंट हैं। इसके बाद में इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के रूप में भी जाना जाता है। और ये कितनी सारी लैंग्वेजेस पर इनका कमांड था? 10 लैंग्वेजेस पर कमांड था। और उसमें से 4 लैंग्वेजेस में ये अपने वर्क भी लिखा करते थे, जैसे इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, हेब्रू, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, ओल्ड इंग्लिश और डच। इतनी सारी लैंग्वेजेस पर इनका कमांड था। बट अपने जो वर्क लिखा करते थे वो सिर्फ 4 लैंग्वेजेस में लिखा करते थे दोस्तों। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ में इनकी एज ऑफ मिल्टन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा।
देखो ये क्या थे, एक प्यूरिटन थे, ध्यान रखिएगा। मिल्टन क्या थे, एक प्यूरिटन थे। और 1608 में जब इनका जन्म होता है और 1674 में 65 वर्ष की उम्र में जब इनकी मृत्यु हो जाती, तो इनका जो जन्म होता है ना वो कब होता है, जोकोबियन एज में। जोकोबियन एज की शुरुआत होती है, यहाँ पर कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए, 1603 से लेकर के 1625 ईस्वी तक, 1625 ईस्वी तक क्या चलती है, हमारी जोकोबियन एज चलती है। और उस समय जो रूल होता है, यानी कि सिंहासन पर कौन बैठता है, 1603 में रानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद 1603 में जब जोकोबियन एज की शुरुआत होती है, तो उस समय राजगद्दी पर बैठते हैं किंग जेम्स फर्स्ट। और इसके बाद 1625 तक ये एज चलती है जकोबियन एज, जिसके बाद कौन सी एज चलने लगती है, कैरोलिन एज। क्या नाम होता है, कैरोलिन एज। और कैरोलिन एज जो चलती है वो कब चलती है, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, या द एज ऑफ प्योरिटेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1625 से लेकर के 1660 तक चलता है। इसी एज में एक कॉमनवेल्थ एज या इंट्रैग्नम एज करके, या प्योरिटन इंट्रैग्नम एज या कॉमनवेल्थ एज, ये तीनों एक ही एज के नाम है, जो कि 1649 से लेकर के 1660 तक चलती है। वो इसी एज में इंक्लूड कर ली जाती है, किसमें, एज ऑफ मिल्टन में। ठीक है, इसी को हम, तो कितनी सारी एज हो गई, एज ऑफ मिल्टन को हो या कैरोलिन एज को हो, बात एक ही है। जो कैरोलिन एज थी यानी कि एज ऑफ मिल्टन थी, इस समय राजा कौन थे, तो चार्ल्स फर्स्ट थे। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, हम जो बोल रहे हैं उनको बड़े ध्यानपूर्वक कहीं से लिख लेना, कहीं पर लिख लेना कि जोकोबियन एज जो होती है तो उस समय राजा जेम्स फर्स्ट होते हैं। जब कैरोलिन एज आ जाती है 1625 से 1660 तक, तो उस समय जो राजा होते हैं वो कौन होते हैं, किंग चार्ल्स फर्स्ट होते हैं। इसके बाद में बीच में ही क्या है, इंट्रैग्नम एज या कॉमनवेल्थ एज भी चलती है, इसी को हम कहते हैं प्यूरिटन इंट्रैग्नम एज, जो कि 1649 से लेकर के 1660 तक चलती है। और इस समय जो लीडर होते हैं, जो सिंहासन पर बैठते हैं, वो कौन होते हैं, ओलिवर क्रॉमवेल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिएगा प्यूरिटनिज्म के बारे में भी कि प्यूरिटन कौन होते हैं, यानी कि हु मीन्स जो बिलीव्ड, विश्वास करते हैं इन द अथॉरिटी ऑफ द बाइबल। और ये अपोज किसको करते थे, विरोध करते थे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का विरोध करते थे, जैसे चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड मोनार्की, यानी कि ये मोनार्की और चर्च का क्या करते थे, विरोध करते थे। जितनी भी हमारी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी उन सब का प्यूरिटन क्या करते थे, विरोध करते थे। और मिल्टन भी प्यूरिटन एज से थे, इसीलिए मिल्टन भी इनका क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, अब अगला, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ही दी हैं कि इनकी एज यानी कि इनकी एरा और पीरियड क्या था। देखो सारी चीज़ें कहीं पर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है लास्ट तक। तो ये क्या थे, एक बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट थे। जोकोबियन एज में इनका जन्म होता है, जो कि 1603 से लेकर के 1625 तक चलती है। और ये अपना कैरियर में स्टार्ट राइटिंग करना शुरू करते हैं कब, कैरोलिन एज से। ठीक है, 1625 से लेकर के 1649 या 1660 तक। और इसी में हमने क्या बताया था कि इनका जो मेजर पोएट्री वर्क होता है वो कब, कॉमनवेल्थ पीरियड में या प्यूरिटन इंट्रैग्नम पीरियड, यानी कि 1649 से लेकर के 1660 के बीच में चलता है। और 1660 से लेकर के 1660 से लेकर के 1700 में, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये एक ऐसे कवि हैं जिनका जन्म जो है वो जोकोबियन एज में होता है, लिखना शुरू करते हैं कैरोलिन एज में। ओके, और पोइट्री या जो मेजर वर्क होते हैं वो इनके कॉमनवेल्थ पीरियड में आते हैं। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है, रेस्टोरेशन पीरियड में हो जाती है। और रेस्टोरेशन पीरियड को ही एक अन्य नाम से जानते हैं, जिसको हम एज ऑफ ड्राइडन के नाम, ओके, एज ऑफ ड्राइडन। और इसी समय 1660 में ही दोस्तों क्या हुआ कि चार्ल्स सेकेंड, जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड था, वो इंग्लैंड की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरीके से। मैं पहले और थोड़ी एक चीज़ और जानकारी दे दूं कि जो इनकी डेथ होती है रेस्टोरेशन एज में, यानी कि एज ऑफ ड्राइडन जिसको कहते हैं, 1660 से लेकर के 1700 तक चली थी। इसमें क्या हुआ, जो मोनार्की थी वाज रिस्टोर्ड इन इंग्लैंड, फिर से इंग्लैंड में मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई। क्योंकि 1642 में जब गृह युद्ध चला था, सिविल वार हुआ था, तो 48 में चार्ल्स फर्स्ट को गद्दी पर से हटा दिया गया, यानी कि उनका एग्जीक्यूशन हो गया। और एग्जीक्यूशन, चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन के बाद में ओलिवर क्रॉमवेल बैठे, यानी कि प्यूरिटन एज आ गया। और प्यूरिटन निज्म आ जाने के बाद में ये 58 तक चले। इसके बाद में 1660 में फिर से मोनार्की जो है वो रिस्टोर हो गई, इस्टेब्लिश हो गई इंग्लैंड में। क्लियर है। और इसके बाद जब मोनार्की रिस्टोर कौन करता है, तो ध्यान बनाए रखना, ऑप्शन आपके पास होगा चार्ल्स सेकेंड का। क्लियर है। एक चीज़ और मैं रिपीट कर देता हूँ, जॉन मिल्टन को टोटल कितनी लैंग्वेजेज आती थी, 10 लैंग्वेजेज आती थी, जिनमें से इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, डच, ग्रीक, हेब्रू, इटालियन, स्पेनिश, अरमिक,
सीरियन, ये बहुत सारी। लेकिन एक चीज़ ये नोटेड पॉइंट है, नोटेड पॉइंट ये है कि ये सिर्फ अपनी 4 लैंग्वेजेज में ही अपने वर्क को लिखा करते थे, और वो 4 लैंग्वेजेज याद बनाए रखिएगा, इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक और इटालियन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑथर्स की लाइफ को। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा सा बोर मत होइएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो ये बनेगी हमारी। लेकिन इसमें इसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता किसी अन्य वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। मैक्सिमम इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड मैक्सिमम पॉइंट्स को हम इसी वीडियो में, इस एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, यानी कि जो भी हमारे टीजीटी के लायक होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो जाएंगी। हिज फादर, उनके पिता, उनके किसके, जॉन मिल्टन जी के पिता जो थे वो बाज आ स्क्राइबनर। स्क्राइबनर का मतलब होता है एक क्लर्क, मुंशी या नोटरी, कुछ भी बोल लीजिएगा, ठीक है, या लेखक, जो लेखा जोखा रखने वाले होते हैं उन सभी को, उनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्राइबनर बोलते हैं। यानी कि ये स्क्राइब वर्ब से बना है, SCRIBE, स्क्राइब, स्क्राइब वर्ब से बना है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बेसिकली मुंशी या लेखा जोखा या लेखक, ठीक है। और या एक कह सकते हो, देखो आगे इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, ये कौन, स्क्रिबनर थे बाई ट्रेड। अब स्क्रिबनर कौन होते हैं, अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति, हु जॉब, ये जे होगा आई नहीं, जिसकी जॉब होती है इज टू बी एबल टू रीड एंड राइट, यानी कि जो लिख और पढ़ सके, यानी कि लेखक कह सकते हो। हु आल्सो डेबल, अब ये पॉइंट बहुत, अब इनके पिता के बारे में ध्यान बनाए रखिएगा कि डेवल्स एज अ कंपोजर ऑफ चर्च म्यूजिक, यानी कि ये म्यूजिक कंपोजर भी थे। कौन, इनके पिता, एक व्यक्ति जिसका काम पढ़ना और लिखना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्राइबनर बोलते हैं। और ये चर्च में एक संगीतकार के रूप में भी काम करते थे, अर्थात चर्च में जो संगीत वाली चर्च थी उसमें म्यूजिक कंपोजर भी ये थे। कौन, इनके पिता, किसके, जॉन मिल्टन के। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे, और इनकी माता सारा जेफरी, उनके बारे में तो आपको पता ही है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज मिडिल स्टैचर। अब देखो, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण, हिज मीन्स अपने मिडिल स्ट्रेचर, यानी कि मिडिल स्ट्रेचर का मतलब ये होता है कि मध्यम कद, या कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबा ना बहुत ज़्यादा छोटा, मध्यम कद था इनका, ठीक है, मिडिल स्ट्रेचर। तो अपने मिडिल स्ट्रेचर यानी कि मध्यम कद के कारण, और क्या था, विद अवर्ण हेयर। अवर्ण हेयर कैसे थे, यानी कि सुनहरे बालों वाले, और अंडाकार यानी कि ओवल फेस के साथ, ग्रे आइज, और इनकी आंखें कैसी थीं, भूरी थीं, और गोरे रंग के, यानी कि इनका फेयर कॉम्प्लेक्शन के कारण मिल्टन जी को जो है लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि ये सारी इन्हीं की विशेषताएं हैं जिनका हमने जिक्र किया। मिडिल स्टेचर वो भी इनकी विशेषता है, और इनके बाल कैसे थे, अवर्ण हेयर थे, और इनका फेस कैसा था, ओवल फेस था, इनकी आंखें कैसी थी, ग्रे आइज थी, और इनका चेहरे का रंग कैसा था, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, ठीक है, यानी कि गोरे रंग के थे। और इन्हीं सभी कारणों के, इन्हीं सभी विशेषताओं के कारण इनके जो यूनिवर्सिटी के साथ ही संग साथ रहने वाले या साथ में स्टडी करने वाले, पढ़ने वाले सभी लोग इनको किस नाम से कहने लगे, मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट के नाम से पुकारने लगे। तो अब ये ध्यान बनाए रखना कि जॉन मिल्टन को एक अन्य नाम से भी जानते थे, लेडी ऑफ द क्राइस्ट। और देखो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है। थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है, इन 1620 यानी कि 1620 में, एट द एज ऑफ 12, जब 1620 डेट बनाए रखना, 1620 में इनकी एज कितनी थी, 12 साल की अवस्था में, क्योंकि 1608 में इनका जन्म हुआ। अब 1620 की घटना बता रहे हैं, उस समय जॉन मिल्टन की एज कितनी हो गई है, 12 साल हो चुकी है, यानी कि 12, एज ऑफ 12 में मिल्टन ने इनरोल्ड, यानी कि इन्होंने दाखिला लिया, अपना एडमिशन कराया। कहाँ एडमिशन कराया, सेंट पॉल्स स्कूल में, और ये सेंट पॉल स्कूल कहाँ है, लंदन में। इसका अर्थ ये हुआ कि 1620 में 12 साल की उम्र में जॉन मिल्टन ने लंदन के सेंट पॉल स्कूल में दाखिला लिया। अब क्या हुआ, हिज फर्स्ट डेटेबल, और उसी समय जब ये स्कूल के दौरान थे, स्कूल के दौरान ही इन्होंने कंपोजिशन किया था बट 2 साम्स। अब 2 साम्स क्या होता है, 2 भक्ति यानी कि भजन नहीं होते हैं, 2 भजनों को इन्होंने रचा या उनका ट्रांसलेशन किया, डन किया गया था एट द एज ऑफ 15। उस समय जब इन्होंने 2 भजनों को स्कूल के टाइम पर ही ट्रांसलेट किया या उनकी रचना की, तो उस समय इनकी एज कितनी थी, 15 साल की थी। और कहाँ, ओके, लॉन्ग बेनिंगटन में। क्लियर हो गया। तो ये बात भी बहुत ध्यान बनाए रखना कि लॉन्ग बेनिंगटन में 15 साल की उम्र में उनकी पहली यानी कि फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशन जो कि 2 साम्स यानी कि 2 भजन की रचना की। और इस स्कूल में इनका एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं दे देता हूँ, इसी स्कूल में इनका एक बहुत अच्छा दोस्त बना जिसका नाम था चार्ल्स ड्यूडटी। याद बनाए रखना, इसी स्कूल में जब ये सेंट पॉल स्कूल में पढ़ा करते थे तब इनकी एक दोस्ती हो गई थी एक व्यक्ति से जिसका नाम था चार्ल्स ड्यूडटी।
DIODATI, ड्यूडिटी, चार्ल्स ड्यूडिटी से इनकी दोस्ती हो गई और इनके लिए ये 1639 में यानी 1639 में एक एलिजी भी डेडिकेट करते हैं इनकी मृत्यु पर। ठीक है, तो आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि इन अब कहाँ पहुँच गए हम 1625 में। 20 के बाद कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है इनके जीवन की? 1625 में इन्होंने देखो इसके ठीक इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट पॉल स्कूल में इन्होंने कितने साल पढ़ाई की, तो टोटल 5 साल तक इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में पढ़ाई की। 20 में एडमिशन लिया, इसके बाद 25 में इन्होंने कहाँ एडमिशन ले लिया, एनरोल करा लिया एट क्राइस्ट चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। यानी कि इन्होंने 1625 में 5 साल बाद कहाँ हायर एजुकेशन लेने के लिए यानी कि अपना BA और MA की डिग्री प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है इसमें इन्होंने अपना दाखिला लिया। अब ये डेट दोनों याद बनाए रखना, 12 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कौन से स्कूल में दाखिला लिया और इसके बाद 12-5-17 यानी कि 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1625 में कहाँ दाखिला लिया? क्राइस्ट चर्च कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट उसके अगले साल इन 1626 में ही गॉट सस्पेंडेड, उसके नेक्स्ट ईयर ही इनको क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया फ्रॉम कॉलेज से। इनको सस्पेंड क्यों कर दिया गया, क्यों निकाल दिया गया, क्यों निष्कासित कर दिया गया इनको कॉलेज से? क्योंकि इन्होंने आर्गूमेंट किया था, बहस की थी अपने टीचर, अपने ट्यूटर, अपने शिक्षक जिनका नाम था विलियम चैपल, ठीक है, उनसे इन्होंने बहस के कारण। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1626 में अपने शिक्षक विलियम चैपल के साथ बहस करने के बाद मिल्टन को कॉलेज से निकाल दिया गया और इसके बाद भी लंदन में अपने परिवार के पास वापस लौट गए। कौन? जॉन मिल्टन जी। ही रिटर्न्ड टू हिज फैमिली इन लंदन और क्या करा? एंड बिगिन टू राइट, लिखना शुरू कर दी हिज फर्स्ट पोइट्री, यानी कि अपनी पोइट्री को लिखना शुरू कर दिया। ही इवेंचुअली वेंट बैक, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही वो फिर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वापस आ गए और इस समय तक ही वाज असाइंड, उनके लिए असाइन कर दिया गया था न्यू ट्यूटर, और नया ट्यूटर, उस नए ट्यूटर का क्या नाम था? नथानियल टोबे। तो अब इसको सरल भाषा में समझिएगा कि पूरी कहानी क्या हुई 5वें पॉइंट में कि 1626 में जो जॉन मिल्टन जी थे इन्होंने अपने शिक्षक जिनका नाम था विलियम चैपल के साथ बहस करने के बाद जॉन मिल्टन जी को कॉलेज से निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वे लंदन में अपने परिवार के पास वापस लौट आए और अपनी पहली कविता लिखना शुरू किया। उसी समय कुछ समय के बाद जॉन मिल्टन फिर से कैम्ब्रिज वापस चले गए और जब वह दोबारा कैम्ब्रिज में वापस गए तब तक इनके पुराने टीचर विलियम चैपल को हटाकर, जो जिनसे इनका आर्गूमेंट हुआ था, उनको हटाकर विलियम चैपल के स्थान पर एक नए शिक्षक जिनका नाम था नथानियल टोबी, ठीक है, को नियुक्त कर दिया गया था। तो ये कहानी भी पूरी ध्यान रखना कि किसको हटाया गया और किसको नियुक्त किया गया, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है? ऑन दिसंबर 25। अब तुम्हें पता है कि 25 को क्या होता है? 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस डे होता है। क्या होता है? क्रिसमस डे। इसका मतलब क्रिसमस वाले दिन, ठीक है, समझिएगा इस चीज़ को। ऑन दिसंबर 25 को यानी कि 1629 में, 25 दिसंबर 1629 को, और उस समय ये सभी क्वेश्चन आपके टीजीटी में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। उस समय जॉन मिल्टन की एज कितनी होती है? 21 साल होती है। 21 साल की उम्र में 25 दिसंबर 1629 को जॉन मिल्टन जी एक ओड की रचना करते हैं, कंपोज्ड मीन्स रचते हैं, द ओड, एक ओड की, और उस ओड का नाम होता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। देखो कितनी बार 1 4 9 लाइन लगा के आया टीजीटी में, टी का मतलब टीजीटी है, ठीक है। ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, और क्रिसमस की सुबह को एट कैम्ब्रिज, उस समय ये कैम्ब्रिज में ही पढ़ाई करते थे, तो कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान ही इन्होंने 25 दिसंबर 1629 को, और उस समय जॉन मिल्टन जी की उम्र जो है वो 21 साल थी, तभी एक ओड की रचना की और उस ओड का नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बार बार इनको रिपीट कर लिया करो, ठीक है, और अपने आप भी बोल करके देख लिया करो, जिससे कि चीज़ें ये अच्छे से क्लियर हो जाएं कि 25 दिसंबर 1629 को 21 साल की उम्र में मिल्टन ने कैम्ब्रिज में क्राइस्ट मॉर्निंग पर, क्रिसमस की मॉर्निंग पर, क्रिसमस डे था, उसकी मॉर्निंग पर सुबह ही सुबह एक ओड की रचना की जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है। अब उसी एक और था हिज एपिथाप, ये भी याद रखना, हिज एपिथाप ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोइट, एक बहुत ही एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय ड्रामेटिक पोइट थे जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर, वाज आल्सो कंपोज्ड ड्यूरिंग डीज, कंपोज मीन्स रचना की गई, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, और दीज डेज इन्हीं दिनों के दौरान। इसका अर्थ ये हुआ कि इनके बहुत ज़्यादा एडमायरेबल प्रशंसनीय ड्रामेटिक पोइट विलियम शेक्सपियर पर इनके एपिथाप की रचना भी इन्हीं दिनों के दौरान की गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है?
हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम, इनकी पहली पब्लिश पोएम कौन थी? बाज़मीज़ थी, ऑन शेक्सपियर। और ऑन शेक्सपियर कब पब्लिश हुई थी? कब लिखी थी इन्होंने? 1630 में। अनॉनिमसली, अनॉनिमसली का मतलब होता है जिस पर कोई नाम नहीं पड़ा था, गुमनाम था, ठीक है, अज्ञात अनजाने नाम से थी। इंक्लूडेड की गई इन दी सेकेंड फोलियो और सेकेंड फोलियो एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम जिसका नाम था ऑन शेक्सपियर, जो कि 1630 में लिखी गई थी और जिसे गुमनाम रूप से यानी कि अनोनिमसली विलियम शेक्सपियर के सेकेंड फोलियो, और सेकेंड फोलियो इनका कब आया था? 1632 में, ठीक है, में पब्लिश कराई गई थी। तो याद रहेगा विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जो है वो 1630 में आया था और इनका सेकेंड फोलियो 1632 में आया था। 1623 को उल्टा करके ऐसे लिख देना, 1623 ऐसे लिखोगे, 23 को उल्टा कर दो 32, तभी सेकेंड फोलियो बन जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। अब 8 नंबर पॉइंट देखिएगा हमारा क्या कहता है, ही टुक हिज बीए डिग्री। अब इन्होंने बीए की डिग्री ली ऑन मार्च 26, 16 मार्च को इन्होंने बीए की डिग्री ली। 16 मार्च 26 मार्च, बोलते बोलते कुछ भी बोल जाता हूँ। तो ही टुक, उन्होंने ली हिज बीए डिग्री, अपनी बीए की डिग्री ली, कब ली थी? 26 मार्च 1629 को, ठीक है। और एमए की डिग्री कब ली इन्होंने? 3 जुलाई 1632 को। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा कि मिल्टन ने अपनी बीए की डिग्री 26 मार्च 1629 को ली और एमए की डिग्री 3 जुलाई 1632 को ली। इसके बाद मिल्टन अपने माता पिता के साथ अपने गांव हॉटन में रहने के लिए चले गए। ही मीन्स वह दैनता बेन टू लिव, रहने के लिए चले गए। किसके साथ? विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। कहाँ? ऑन देयर कंट्री स्टेट, अपने गांव, एट हॉटन, हॉटन में, बेयर, जहाँ पर हिज फादर, उनके पिता, हैड रिटायर्ड हुए थे अ शॉर्ट टाइम एगो, कुछ ही समय पहले, यानी कि जहां उनके पिता कुछ समय पहले ही अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए थे, यानी कि रिटायर हुए थे। अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट 9th नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है कि हिज बोथ द मास्क। अब बोथ का मतलब कौन है? नंबर 1 एरिकेट्स और नंबर 2 कॉमस, ये दोनों इनके मास्क हैं। इनका जेनेर क्या है? मास्क। याद रखिएगा, एरिकेट्स भी एक इनका मास्क है और कॉमस भी इनका मास्क है। इसमें कॉमस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से समझिएगा। इनके दोनों मास्क कौन? एरिकेट्स और कॉमस वर कंपोज किए गए फॉर अ नोबेल पैट्रॉन, एक बहुत ही श्रेष्ठ पैट्रॉन्स थे, संरक्षक थे, और इनको परफॉर्म किया गया था। परफॉर्मिंग डेट याद रखिएगा 1632 में। तो 1632 में किसको परफॉर्म किया गया था? एरिकेट्स को, और 1634 में किसको परफॉर्म किया गया था? कॉमस को, रिस्पेक्टिवली। इसका अर्थ हुआ कि जो पहले उसको पहले और जो बाद में उसको बाद में। एरिकेट्स पहले, तो 1632 एरिकेट्स परफॉर्म की गई थी और कॉमस को 1634 में, ठीक है। और कॉमस क्या करता है? आर्गू करता है किसके लिए? द वर्चुअसनेस के लिए आप टेम्परेंस एंड चेस्टिटी, इसको याद बनाए रखना। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं क्योंकि इनके बारे में आपको जब तक एक्स्ट्रा जानकारी नहीं मिलेगी तब तक मज़ा नहीं आएगा। एल एलिग्रो का मतलब क्या होता है? सॉरी, कॉमस की बात चल रही है अभी, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताए देता हूं आपको कि ये जो मिल्टन के दोनों मार्क तो हैं ही हैं, एक एरिकेट्स नाम है, दूसरा कॉमस है। एरिकेट्स को 1632 में और कॉमस को 1634 में परफॉर्म किया गया था। कॉमस जो था वो संयम और शुद्धता के गुण के लिए आर्गू किया गया है इसके अंदर। कॉमस क्या है? एक पास्टोरल ड्रामा है, ये भी बोल सकते हो, और इसका पूरा जो नाम है वो अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टल करके कॉमस का नाम है। कॉमस एक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसी के बारे में बताऊंगा, जो कि 1634 में परफॉर्म किया गया था। किसको लेकर के? अ मास्क इन ऑनर ऑफ चेस्टिटी को लेकर के। और इसका एक सब टाइटल भी था, आप याद बनाए रखिएगा, द ट्रम्प ऑफ वर्चू। क्या करके? द ट्रम्प ऑफ वर्चू लिख लीजिएगा कहीं पर। और ये जो कॉमस था वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया। लेकिन कॉमस कब लिखा गया था? तो एक राइटर थे हेनरी लुइस, या कंपोजर कह लो, म्यूजिक कंपोजर थे जिन्होंने म्यूजिक कंपोज किया था। हेनरी लुइस की रिक्वेस्ट पर इस कॉमस को लिखा गया। पहली बार जो कॉमस को 1634 में एक जॉन एगर्टन, जो कि फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर बने थे, उनके सामने लुडलो कैस्टल में इसको परफॉर्म किया गया था। नाम याद रखना, जॉन एगर्टन। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, जॉन एगर्टन, EGERTON, एगर्टन, ठीक है, जॉन एगर्टन। ये क्या थे? फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, ठीक है। इन्हीं के सामने लुडलो कैस्टल एक जगह थी, उसमें इसको परफॉर्म किया गया था, इस कॉमस को, ठीक है। और जो जॉन एगर्टन थे, इनको क्या बनाया गया था? लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बनाया गया था। तो उसकी बनने की खुशी में इस मास्क को क्या करा गया था? परफॉर्म किया गया था, ठीक है।
ये ध्यान बनाए रखिएगा। और इस मास्क में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मायने रखते हैं, तो ध्यान रखना इसमें एक अटेंडेंट स्पिरिट होती है जो कि अपना भेष बदल लेती है एक थायरसेस का, ठीक है। जब भी आप इस कॉमर्स को पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए जरूर पढ़ना। इसके बाद एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जुपिटर, या उसे जोब कह सकते हो, जो कि एंसेंट रोमन और इटालियन किंग ऑफ गॉड होते हैं, ठीक है। एक कॉमर्स इसमें होता ही है जो कि एक ब्लेन होता है या एंटागोनिस्ट कह सकते हो, ठीक है। और बैकस होता है इसमें, बैकस जो होता है वो गॉड ऑफ वाइन होता है। और इसमें जो फादर दिखाया जाता है, पिता दिखाया जाता है कॉमर्स का पिता कौन होता है, बैकस होता है। और सिर्स होता है वो कॉमर्स की माँ दिखाई जाती है, जो कि अ काइंड ऑफ बिच, एक चुड़ैल होती है, ठीक है, बिच होती है। एक लेडी भी दिखाई जाती है जो कि चेस्टिटी की बहुत ज़्यादा बहुत पवित्र होती है चेस्टिटी, और ये कह सकते हो आप मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। और उसके दो भाई होते हैं जो कि वन में जा रहे होते हैं, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। और इसमें एक देवी का नाम मुझे याद आ रहा है, सेवरीना, उन्हें ज़रूर याद बनाए रखना, क्योंकि जो एक कॉमर्स था जो ये ब्लैक मैजिक करके क्या करता था, पीने के लिए देता था और उससे जो है सब उसके गुलाम बन जाते थे कॉमर्स के। लेकिन अगर सेवरीना का जल ले जा करके या छिड़क दिया जाए या पिला दिया जाए तो उसके श्राप से मुक्त हो जाते थे, ऐसा कहानी है इसकी, ठीक है। जो कि एक गॉडेस होती हैं, एक रिवर होती है सेवर्न रिवर, ठीक है, उसकी देवी दिखाई जाती है सेवरीना। ओके, तो अब क्लियर हो गया। ये बहुत ज़्यादा लंबी कहानी मैंने बता दी, खैर कोई नहीं, बोर मत होइएगा। अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट नंबर 10 है कि अप्रैल 1637, कहीं नोट डाउन कर लो कि 1637 में इनकी जॉन मिल्टन की जो माता जी होती हैं जिनका नाम होता है सारा जेफरी, ठीक है, सारा जेफरी, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो मर जाती हैं। इनका पूरा नाम सारा जेफरी मिल्टन कह सकते हो। तो सारा जेफरी मिल्टन की क्या हो जाती है, इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। और फिर इनकी माता जी को बरीड दफनाया जाता है इन द टाउन ऑफ हॉर्टन, हॉर्टन विलेज में ही इनको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ठीक है। अब हॉर्टन आ गया तो मुझे फिर से डिटेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, आप बोर हो रहे तो होते रहिएगा, लेकिन हम तो डिटेल करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब हॉर्टन शहर में इनको दफनाया गया, हॉर्टन पीरियड क्या था, अब हॉर्टन पीरियड की कहानी सुन लो। 1632 से लेकर के 1638 तक का जो समय था वो हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, 1632 से लेकर के 1638 तक का जो पीरियड था वो हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और हॉर्टन पीरियड में इन्होंने बहुत सारी वर्क लिखे, और उनमें से इनका सबसे अंतिम वर्क था एलेजी, इनकी थी लैसिडस, उसी को माना जाता है। और इसी हॉर्टन पीरियड को 6 ईयर हैप्पीनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो 32 से लेकर के 38 तक की 6 सालें थी वो इनकी बहुत हैप्पीनेस के साथ गुजरी थी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इनके जो जीवन काल था उसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया था। एक कॉलेज पीरियड के वर्क थे, कॉलेज पीरियड जब इनका कॉलेज टाइम चल रहा था उस समय इन्होंने कौन कौन से वर्क की रचना की, तो उसमें ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि 1629 में आया, ये भी कॉलेज टाइम पे लिखा था, और इसको मिल्टन ने क्रिसमस पर लिखा, ठीक है। ऑन शेक्सपियर जो है वो भी कॉलेज टाइम पे लिखा गया 1630 में। और इसके बाद दी पैशन को याद रखना, ये आपके लिए हो सकता है नया हो। दी पैशन इनका जो वर्क था, दी पैशन, ये जो इनका ये भी 1630 में ही आया था, और ये जो वर्क था इन्होंने ईस्टर पर लिखा। किस पे लिखा था, ईस्टर, ध्यान रखना। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखने लायक बताई थी, एक तो ओड ऑन अ मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी जो कि इन्होंने क्रिसमस पर लिखा, और अगर आपसे पूछा जाए कि ईस्टर जो त्यौहार होता है ईसाइयों का सांस्कृतिक त्यौहार होता है, तो ईस्टर पर लिखी जाने वाला वर्क इनका कौन सा था, तो दी पैशन का नाम लोगे, पैशन PASSION, जो कि 1630 में आया था, ओके। और ये ईस्टर पर आया था। और इसके बाद कॉलेज टाइम पर ही, कॉलेज पीरियड में ही इन्होंने एक और वर्क की रचना की जो कि 1631 में, और उसका नाम था ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ठीक है। ये भी इनका कब 1631 में और कॉलेज टाइम पर ही आया था। इसके बाद फिर 1632 से लेकर के हॉर्टन पीरियड चलने लगा। तो अब इसके बाद जो भी इन्होंने रचा, जो भी वर्क की रचना की, वो सब हॉर्टन पीरियड की कहलाएंगी। तो हॉर्टन पीरियड में बहुत ज़्यादा वर्क इनके नहीं आए थे। हॉर्टन पीरियड में मिल्टन के कौन कौन से वर्क आए थे, तो एक एल एलिग्रो और इल पेंसेर्सो आया, कॉमस आया और लैसिडस आया, ठीक है। इतने आए, कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन से, एल एलिग्रो और इल पेंसेर्सो। मुझे लगता है एल एलिग्रो और इल पेंसेर्सो के बारे में मैंने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, थोड़ा सा मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस कर लूँ कि ये एल एलिग्रो और इल पेंसेर्सो क्या है।
ए एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो क्या है? इल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन और जो इल पेंसेरसो होता है इसका मतलब होता है मलंकली मैन, ध्यान बनाए रखना। तो जो एल एलेग्रो था वो क्या थी? एक पास्टोरल पोइम थी, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी और ये कब लिखी थी 1631 में, ठीक है। और इसको पब्लिश करवाया गया था 1645 में। कलेक्शन क्या था? दी पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन में इसको पब्लिश करवाया गया था। एल एलेग्रो का मतलब आपको पता ही लग गया है क्या होता है? हैप्पी मैन होता है और किसमें? इटालियन में। इसके बाद इसकी एक कंपेनियन पीस थी, यानी कि एक डुएल कह सकते हो या ट्विंस, यानी कि ट्विन सिस्टर कहलाती है। कंपेनियन पोइम कौन सी थी? इल पेंसेरसो, और जिसका मतलब मलंकली मैन। ये सब चीज़ें आपको पता लग गई। थ्रू आउट दी पोइम स्पीकर जो है वो डायरेक्ट हिज वर्क वर्ड्स टू वेरियस ग्रीक गॉड एंड पर्सोनिफिकेशंस, इन सभी को डिस्कस वो करता है दोस्तों। इसके बाद में ये चीज़ और ध्यान बनाए रखिएगा कि ये जो हैप्पी मैन होता है उसकी देवी होती हैं दी गॉडेस ऑफ जॉय, तो इस नाम को याद बनाए रखना, ठीक है। यूफ्रोसाइन, क्या नाम बनाए रखना है? यूफ्रोसाइन जो है वो एल एलेग्रो, यानी कि इसमें कौन सी देवी का आवाहन किया जाता है? तो जी गॉडेस ऑफ मिर्थ होती हैं या दी गॉडेस ऑफ जॉय होती हैं, जिनका नाम होता है यूफ्रोसिन। तो यूफ्रोसिन को आवाहन किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ याद बनाए रखिएगा, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ क्या याद बनाए रखना कि इल एलेग्रो और इल पेंसेरसो कंपेनियन पोइम होने के साथ साथ में इनको काय में लिखा गया? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया है। और एल एलेग्रो इल पेंसेरसो जो है वो क्या है? एक म्यूजिकोलॉजी से इनका टाइटल लिया गया है। इतना क्लियर हो गया। अब क्या हुआ? ऑक्टोसिलेबिक वाली कहानी आपको पता लग गई, म्यूजिकोलॉजी पता लग गई, ठीक है। अब इसमें इन्वोक जो एल एलेग्रो होता है उसमें किसको इन्वोक किया जाता है? मृत को। अब इल पेंसेरसो को जान लो, तो इल पेंसेरसो क्या है? एक मलंकली यानी कि दुखी आदमी के लिए बोला जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी आत्मा, वो इल पेंसेरसो कहलाएगा। इसको हम और भी नामों से जानते हैं। अगर कहीं दी पेंसिव मैन आ जाए या कोई थॉटफुल मैन आ जाए तो इसका मतलब क्या है? इल पेंसेरसो की बात कही जा रही है। और इल पेंसेरसो को भी पब्लिश कब करवाया गया था? 1645 का कलेक्शन एक आया था दी पोइम्स ऑफ जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन करके, उसमें इसको भी पब्लिश करवाया गया था। बाकी सारी चीज़ें हम आपको बता ही चुके हैं। एल एलेग्रो लिरिक पोइम है, जॉय को शो करती है। मलंकली को कौन शो करता है? इल पेंसेरसो शो करता है, ठीक। कहीं कुछ बताने की और ज़रूरत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, तो अब पूरा हॉडन पीरियड की जितनी भी पोइम्स थी उन सबको भी अच्छे से डिस्कस कर लिया। 3 पोइम याद रखना हॉडन पीरियड में, एल एलेग्रो, इल पेंसेरसो, कॉमस, इनके बारे में मैंने डिटेल भी बता दिया। और लैसिडस के बारे में अभी बताने को रह गया। लैसिडस जो एक ऐसी पोइम थी जो कि हॉडन पीरियड की सबसे अंतिम इलेजी थी, ठीक है, ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए हॉडन पीरियड की सबसे अंतिम वर्क कौन सा था, तो लैसिडस का नाम लेंगे आप। अब देखो अप्रैल 1637 में इनकी माता सारा जेफरी की मृत्यु होती है, जिनको हॉटन गांव में ही दफन कर दिया जाता है, बरीड कर दिया जाता है। और इसके बाद नवंबर 1637 में ये लिखते हैं एक पोइम जिसका नाम होता है लैसिडस। ये एक क्या है? एक पास्टोरल इलेजी है। और ये किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखते हैं? इनके एक दोस्त होते हैं एडवर्ड किंग, उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इसकी रचना करते हैं। तो याद बनाए रखेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हॉडन पीरियड के बारे में एक दो बातें और याद आ रही हैं कि जो 1632 से लेकर के 1638 तक का समय था, ठीक है। ये जो 6 साल थे हॉडन पीरियड के, इनके 6 ईयर ऑफ हैप्पी नेम के नाम से भी जाने जाते हैं। एक चीज़ ये याद रखना। और इसी समय पर इन्होंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया था और अपनी स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। इसी पीरियड में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था कॉमन प्लेस बुक। याद रखिएगा, ये बुक पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, मुझे लग रहा है। कॉमन प्लेस बुक ये हॉटन पीरियड में इन्होंने लिखी थी। ये कॉमन प्लेस बुक क्या होती है? एक स्क्रैप बुक होती है, ठीक है, जिसमें ये बुक कुछ इस तरीके की होती है कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी जैसे कोई कोटेशन, कोई कविता या कोई भी बात या कोई पिक्चर कोई याद आ जाती है तो तुरंत ये क्या करते थे? उस बुक में उस चीज़ को लिख लेते थे या पेस्ट कर देते थे। तो ऐसी बुक जो है इनकी अब क्या कहलाती थी? कॉमन प्लेस बुक या स्क्रैप बुक के नाम से जानी जाती थी। और इस बुक को अभी भी ब्रिटिश की लाइब्रेरी में रखा गया है, ध्यान बनाए रखिएगा। इतनी जानकारी और देना थी इसके बारे में। अब लैसिडस की बात कर रहे थे, ये इनकी क्या है? एक फेमस इलेजी है जो कि 1637 में जॉन मिल्टन के द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया, ठीक है। तो 1637 में जॉन मिल्टन के द्वारा किसकी? एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन इस पास्टोरल इलेजी की रचना करते हैं। तो लिखी कब गई? 1637 में। पब्लिश कब हुआ? 1638 में। क्या है ये? पास्टोरल इलेजी है, इसे मोनोडी भी बोलते हैं। और लैसिडस इज अ पोएम बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। और इसको रीपब्लिश कब कराया गया था? तो 1600, ये पॉइंट याद बनाए रखना, 1645, ठीक है। नेक्स्ट,
अगला, रिटिन मौन ओवर द डेथ ऑफ किसकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी थी, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग, यानी कि एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इस कविता को जॉन मिल्टन ने लिखा था, पास्टोरल एलिजी को। ठीक है, कब लिखा था? 1637 में। इसमें टोटल लाइनें कितनी है? 193 लाइनें हैं। ठीक है, और ये इरेगुलरली राइम्ड है। अब अगला, एडवर्ड किंग किसके दोस्त थे? जॉन मिल्टन के, जिनकी डूबने से मृत्यु हो जाती। कहाँ जा रहे थे? ये आयरलैंड जा रहे थे, और उसी समय इनकी बे टू डबलिन, यानी कि फ्रॉम चेस्टर बे टू डबलिन, तब इनकी क्या हो जाती है? वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और कहाँ? एक ड्राउंड इन आयरिश सी, और कब? अगस्त 1637 को नियर कॉस्ट ऑफ वेल्स में। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द नेम लैसिडस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक हिस्ट्री। ये भी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनको ध्यान बनाए रखना। ये तो लैसिडस के बारे में। तो देखो, हॉर्डन पीरियड की जितनी भी तीनों हमने बहुत अच्छी जानकारी दे दी। ठीक है, एक एलेजिया क्वार्टो करके लैटिन में एलेजिस फोर्थ जो थी, वो भी इनकी एड्रेस थी थॉमस यंग के लिए। ये दो नाम इनके जीवन में जुड़े रहते हैं, एक थॉमस यंग जो कि इनके शुरुआती शिक्षक थे, ध्यान रखिएगा, और एक चार्ल्स ड्यूडटी, इनके लिए भी एक एलेजिया प्रीमा करके लिखते हैं। ठीक है, और वो भी इनको एड्रेस की जाती है, जो कि इनके चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड होते हैं, जिसमें एलेजी फर्स्ट, ये 7 एलेजीज लिखते हैं स्टार्टिंग में इसी समय पर। उसमें एलेजी नंबर 1 यानी कि फर्स्ट और 6th को जो क्या करते हैं? चार्ल्स ड्यूडटी के लिए एड्रेस करते हैं। ठीक है, जिसको एलेजिया प्रीमा कहोगे। ठीक है, और ये इनकी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी फर्स्ट लैटिन एलेजी कौन सी थी, तो आप यही कहोगे कि एलेजिया प्रीमा थी, और ये चार्ल्स ड्यूडटी को एड्रेस थी इनकी फर्स्ट लैटिन एलेजी। बस ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब 12 नंबर पॉइंट पर चलते हैं। 12 नंबर पॉइंट क्या कहता है? इन 1638 यानी कि 1638 में, और उस समय स्प्रिंग का मौसम यानी कि बसंत की ऋतु है, ही सेट आउट फॉर अ टूर, और ये टूर पर जाते। इसका मतलब ये हुआ कि 1638 में जॉन मिल्टन ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, 3 जगह, ये 3 जगह याद बनाए रखना, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के दौरे पर निकले थे। और जुलाई 1639 में 1639 में लगभग 15 मंथ के बाद इंग्लैंड में जब सिविल वार चल रहा था, यानी कि गृह युद्ध की बहुत ज़्यादा संभावना थी, तो हम ये कह सकते हैं लगभग 15 महीनों के बाद इंग्लैंड में जो सिविल वार, गृह युद्ध की अफवाहों के चलते मिल्टन को स्वदेश यानी कि अपने घर लंदन लौटना पड़ा। तो ये था ही वाज फोर्स्ड टू रिटर्न, उन्हें वापस होना पड़ा होम घर के लिए। कब? जुलाई 1639 यानी कि 1639 में। और उस समय ये रूमर्स फैल गई थी आप सिविल वार इन इंग्लैंड की, इंग्लैंड में गृह युद्ध होने वाला है। अगला 13 में, और गृह युद्ध छिड़ा कब था? ध्यान रखना, 39 में नहीं बल्कि 1642 में। ठीक है, सिविल वार आया था। अब एक पॉइंट ए भी देख लो, 13 नंबर पॉइंट क्या कहता है हमारा? इन जुलाई 1639 1639 में ही उन्होंने कंपोज किया दी पोइम। एक पोइम थी जो कि जुलाई 1639 में मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई थी, और उस पोइम का नाम था एपिटाफियम डेमोनिस। यही हम बता रहे थे कि इसको याद रखना, कहीं पर नोट डाउन कर लो। एपिटाफियम डेमोनिस ये क्या थी? एक एलेजी थी, और इस एलेजी को इन्होंने किसके लिए लिखा था? इनके बहुत बेस्ट चाइल्डहुड फ्रेंड थे जिनका नाम था चार्ल्स ड्यूडटी। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके बचपन के दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी के लिए इन्होंने कौन सी एलेजी की रचना की, कौन सी एलेजी एड्रेस की गई है चार्ल्स ड्यूडटी के लिए जॉन मिल्टन के द्वारा? तो आप नाम लोगे एपिटाफियम डेमोनिस। क्या नाम लोगे? एपिटाफियम डेमोनिस। क्लियर है? हु डाइड, जो मर जाते हैं, और कब मरते हैं? ड्यूरिंग के दौरान मिल्टन्स यूरोपियन टूर। जब जॉन मिल्टन जी यूरोपियन टूर पर होते हैं तो उस समय इनके दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी की मृत्यु हो जाती है। अब क्लियर हो गया, यानी कि जुलाई 1639 में मिल्टन ने एपिटाफियम डेमोनिस एलेजी की रचना की, और इस एलेजी को अपने सबसे अच्छे बचपन के दोस्त चार्ल्स ड्यूडटी की मृत्यु से दुखी होकर के की थी। और मिल्टन के जो दोस्त थे, उन दोस्त की मृत्यु उस समय पर हुई जब ये यूरोपीय दौरे पर थे। अगला पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 14 देख लो इसको। इन 1642 में, यानी कि अब 42 पे पहुंच चुके हैं, 1642 में एट द एज ऑफ 34। अब इनकी उम्र कितनी हो गई है? 34 साल। किनकी? जॉन मिल्टन की। 34 साल की उम्र में ये क्या करते हैं? ही मैरिड, ये शादी कर लेते हैं 17 ईयर ओल्ड, एक 17 साल की, कितने? 17 साल की सुंदर कन्या होती है मैरी पॉवेल जिनका नाम होता है, उनसे।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1642 में 34 साल की उम्र में जॉन मिल्टन ने एक 17 वर्षीय सुंदर कन्या जिनका नाम था मैरी पॉवेल से शादी कर ली। और दी मैच वॉज नॉट गुड वन, लेकिन ये जो मैच था वो बहुत अच्छा नहीं था। इसका मतलब ये हुआ बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस होने के कारण, ठीक यानी कि इनकी 34 है तो मैरी पॉवेल की कितनी है 17, यानी कि ठीक आधी, तो एज डिफरेंस ये बहुत हो गया। तो एज डिफरेंस होने के कारण ये जो जोड़ी थी, ये जो कपल था वो अच्छे से नहीं रह सके और मैरी पॉवेल जल्दी ही अपने मायके लौट गई और अपने परिवार के साथ रहने लगी। और ये शादी भी ऐसा लग रहा था जैसे असफल साबित हुई हो। और अपनी अब क्या हुआ कि एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिएगा, ये अपने घर तो वापस हो गई, लेकिन ये जो मैरी पॉवेल थी वो किन की बेटी थी, ये चीज़ भी कहीं नोट डाउन कर लो। मैरी पॉवेल जो थी वो रिचर्ड, इनके पिता का नाम जो था वो रिचर्ड पॉवेल था, यानी कि रिचर्ड पॉवेल की पुत्री थी। और 17 साल की उम्र में मैरी पॉवेल जो है वो 34 साल की, या हम इसको दूसरे शब्दों में अच्छे से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 17 साल की मैरी पॉवेल 34 साल के मिल्टन के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाई और 1 महीने के बाद ही मैरी पॉवेल अपने मायके लौट गई। लेकिन 1645 में मैरी पॉवेल दोबारा जॉन मिल्टन के साथ रहने वापस आ गई और इसके बाद मैरी ने 3 लड़कियों और 1 लड़के को जन्म दिया। यानी कि इनका जो टाइम पीरियड था, यहाँ पर देखो मैंने कहीं पर मेंशन किया, डिस्पाइट दी एक्रीमोनियस स्टार्ट टू दियर 10 ईयर्स मैरिज। ये चीज़ नोट करने वाली है। इसका अर्थ ये हुआ कि अपनी 10 साल की शादी की तीखी शुरुआत होने के बावजूद भी, बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मानी गई थी इनकी शादी की, तो लेकिन फिर भी ये 10 साल शादी टिकी थी, क्योंकि इनकी पत्नी मैरी पॉवेल की शादी 42 में होती है और मृत्यु इनकी हो जाती है 1652 में। तो इसका मतलब मैरी पॉवेल और जॉन मिल्टन की जोड़ी कब तक ये रुकती है, 10 सालों तक। और 10 सालों में, यानी कि 10, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अपनी 10 साल की शादी की तीखी शुरुआत होने के बावजूद भी इनकी 3 बेटियां और 1 बेटे को जन्म दिया, किसने, मैरी पॉवेल ने। क्लियर हो गया। तो जो 3 बेटियां थीं जिनको मैरी पॉवेल ने जन्म दिया था, उनका नाम क्या था, एक का नाम था एनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ANNE, एनी। और एनी का जन्म हुआ था 1646 में। और दूसरी इनकी बेटी कौन थी, मैरी नाम था, MARY, और मैरी का जन्म हुआ था 1648 में। और तीसरी बेटी इनकी कौन थी, डिवोरा, DEBORAH, डिवोरा। और डिवोरा का जन्म होता है 2 मई 1652 को। ये तीनों बेटियां इनकी होती हैं। अब इनके बेटे की कहानी सुन लो। एक बेटा होता है इनके, तो 16 मार्च, डेट याद बनाए रखना, 16 मार्च, तो 16 मार्च 1651, मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर, 16 मार्च 1651 में मैरी पॉवेल एक बेटे को जन्म देती हैं जिसका नाम भी जॉन होता है। ठीक है, जिसका नाम भी क्या होता है, इनके बेटे का भी नाम क्या रखा जाता है, JOHN, जॉन रखा जाता है। क्लियर है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता इनका बेटा, जिसकी 16 मार्च 1651 को जन्म होता है, जिसका नाम भी जॉन होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और तो क्या हुआ कि अपनी शुरुआती अवस्था में, या हम ये कह सकते हैं शैशवावस्था में ही, एक डेट नोट कर लो कहीं पर, जून 1652, ये नोट कर लो, जून 1652 में इनका जो पुत्र होता है, इकलौता पुत्र जॉन होता है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो 1652 ईयर है ना, ये जो साल है ना, जॉन मिल्टन के ऊपर ऐसे समझो इस साल में दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे। एक तो इसी साल में इनके बेटे जॉन की भी मृत्यु होती है, इनकी पहली पत्नी मैरी पॉवेल की भी मृत्यु हो जाती है, और साथ ही साथ इनके आंखों की रोशनी भी, ये पूरी तरीके से ब्लाइंड यानी कि अंधे भी हो जाते हैं 1652 में। तो ये तो इनके लिए बहुत बुरी साल गुजरी। इतना क्लियर हो गया। जब मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी बनते हैं तब इनके लैटिन में 2 प्रोज वर्क पब्लिश होते हैं, हम उनका थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं यहाँ पर। ये 2 जो इनके हैं वो लैटिन में लिखे गए 2 प्रोज वर्क हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। पहला 1651 में आया था जिसका नाम था डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकैनो, ये फर्स्ट डिफेंस था इनका, और दूसरा जो आया था उसका नाम था 1654 में डिफेंसियो सिक्वेंडा। ठीक है, ये इनका सेकेंड डिफेंस था। ये बाकी भी इनके क्या हैं, सभी ये प्रोज ट्रैक्ट हैं। ठीक है, इनको आप पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि 3 फरवरी 1658 को इनकी जो दूसरी पत्नी थी जॉन मिल्टन की, जिनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु, इसको ज़रा समझ लीजिएगा, 4 मंथ्स आफ्टर गिविंग बर्थ, यानी कि
जन्म देने के 4 महीने बाद इनकी मृत्यु होती है। तो जन्म किसको देते हैं, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है कैथरीन, यानी कि कैथरीन को जन्म देने के 4 महीने बाद कैथरीन वुडकॉक की मृत्यु होती है। सून आफ्टर द बेबी गर्ल डाइड एज वेल, और कुछ दिनों के बाद उनकी जो बेबी गर्ल जन्म लेती है कैथरीन, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सरल भाषा में इसको समझ लीजिएगा। 3 फरवरी 1658 में क्या हुआ कि जॉन मिल्टन की दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक की भी मृत्यु हो गई, और इनकी जो दूसरी पत्नी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम भी कैथरीन रखा गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो दूसरी पत्नी थी उनसे एक बेटी को जन्म हुआ और उसका नाम क्या रखा गया, कैथरीन रखा गया। लेकिन बेटी को जन्म देने के 4 महीने बाद जो जॉन मिल्टन की दूसरी पत्नी वुडकॉक थी उनकी मृत्यु हो जाती है, और कुछ समय बाद जो एक बेटी का जन्म होता है इस कपल से, तो उस बेटी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जच्चा और बच्चा दोनों मर जाते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा है कि 1657 में, कब, 1657 में एंड्रयू मार्वेल, जो एंड्रयू मार्वेल थे वो बिकेम असिस्टेंट ऑफ मिल्टन, मिल्टन के असिस्टेंट बन गए। जरा इसकी कहानी समझिएगा कि हुआ क्या कि सबसे पहले मैं एक डेट लिख रहा हूँ 1653 में मिल्टन ने सजेस्टेड किया था एंड्रयू मार्वेल को कि टू बी हिज असिस्टेंट, यानी कि 1653 में मिल्टन ने एंड्रयू मार्वेल को अपना सहायक, अपना असिस्टेंट बनने का सुझाव दिया था। लेकिन ये उस समय 1653 में मिल्टन के असिस्टेंट नहीं बने। फाइनली तो ये कब बने आकर के, तो ये डेट आपके सामने मेंशन की गई है 1657 में। अब आपसे कोई पूछे कि एंड्रयू मार्वेल जो है मिल्टन के असिस्टेंट कब बने, तो 1657 में बने थे। कब, 1657 में। क्लियर हो गया। सुझाव कब दिया गया था, इससे पहले भी इनका असिस्टेंट बनने का सुझाव दिया जा चुका था, कब, 1653 में, लेकिन उस समय ये नहीं बने थे। इतना क्लियर हो गया। और एक पॉइंट और याद रखना कि 1658 में जो ओलिवर क्रॉमवेल इंग्लैंड के राजगद्दी पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर, उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उनका जो अंतिम संस्कार होता है अटेंडेड फ्यूनरल, उसको अटेंड करने के लिए कौन कौन जाता है, ये 3 नाम आपके सामने मेंशन किए गए, जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन और एंड्रयू मार्वेल। ये तीनों जो हैं वो ओलिवर क्रॉमवेल के अंतिम संस्कार को, यानी कि उनका जो फ्यूनरल होता है उसको अटेंड करते हैं। क्लियर है। अब एक पॉइंट मैं बताने को भूल गया था, यहाँ पर एक चीज़ हमने डिस्कस की थी आपके साथ में कि ये पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं, यानी कि मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, ये अंधे हो जाते हैं। तो उस समय पर ये अपने अंधे होने पर एक सोनेट की रचना करते हैं जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी चर्चा करना मैं भूल गया, इसीलिए याद आ गया, यहाँ पे कर रहा हूँ कि जब ये 1652 में पूरी तरीके से अंधे हो गए तो इन्होंने अपने अंधे होने पर एक सोनेट की रचना की, पेटार्कन सोनेट लिखा था, जिसका नाम था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है, और इसका बाद में नाम रखा गया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, ये 1652 में ही इसको लिखा गया था। ठीक है, और 73 में इसको पब्लिश करवाया गया था। मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो तब इन्होंने अपने अंधे होने पर एक पेटार्कन सोनेट की रचना की, जिसका नाम क्या बताया हमने आपको, जरा रिपीट कर दीजिए, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। लेकिन बाद में जब इसको 1673 में सोनेट को पब्लिश करवाया गया था, और तो पब्लिश किसने करवाया था, एक नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, थॉमस न्यूटन। क्या नाम था, थॉमस न्यूटन के द्वारा, NEEWTON, थॉमस न्यूटन के द्वारा इस सोनेट को पब्लिश करवाया गया। और जब इसको पब्लिश करवाया गया था तो थॉमस न्यूटन ने ही इस सोनेट का नाम रखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अब देखो ऐसे ही समझ लो, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। देखो हिज जो थर्ड पर्सन का प्रयोग किया जाता है वो खुद के लिए नहीं। अगर मिल्टन खुद इसका अगर नामकरण रखते तो कुछ इस तरीके से रखते, ऑन माई ब्लाइंडनेस, मेरे अंधे होने पर, उसके अंधे होने पर। इसका मतलब किसी थर्ड पर्सन के द्वारा इस सोनेट का नाम रखा गया, और वो थर्ड पर्सन कौन था, थॉमस न्यूटन थे, थॉमस न्यूटन ने। तो अब क्लियर हो गया। कभी कभी पूछा भी जा सकता है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल क्या जॉन मिल्टन के द्वारा दिया गया था इस सोनेट का, तो नहीं, इनके द्वारा जो टाइटल दिया गया था वो क्या था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। और इस सोनेट की ये पहली लाइन भी है, और इंटरमीडिएट के सिलेबस में भी ये पोइम है, ध्यान बनाए रखिएगा। बड़ी प्यारी पोइम है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके TGT में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ते रहिएगा। चलो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि इन 1659 में फॉलोइंग द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड। अब भाई ओलिवर क्रॉमवेल की तो क्या हो गई, यहाँ पे मृत्यु हो गई, तो राज सिंहासन पर फिर से मोनार्की बैठ गए, यानी कि फिर से चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकेंड बैठ गया। ठीक है, किस पे, इंग्लिश थ्रोन पर, यानी कि इंग्लैंड के सिंहासन पर। और ही बात तभी क्या हुआ, ये जो ही प्रयोग किया गया वो मिल्टन के लिए प्रयोग किया गया। मिल्टन को बाद अरेस्टेड कर लिया गया और इम्प्रिजेंट का मतलब जेल में डाल दिया गया फॉर अबाउट 2 मंथ, यानी कि कम से कम 2 महीने के लिए। तो अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं।
एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। 1659 में क्या हुआ, चार्ल्स सेकंड को इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठाया जाता है। इंग्लैंड में फिर से एक बार मोनार्की का शासन आ जाता है, तो मिल्टन को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हमारा कहता है इन 1663 इंपॉर्टेंट डेट आ गई फिर से, इनकी तीसरी मैरिज, यानी कि जॉन मिल्टन अपने जीवन काल में 3 मैरिजेज करते हैं। ठीक है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। तो 1663 में 1663 में ओवर द ऑब्जेक्शन, और ये ऑब्जेक्शन भी था, इनकी डॉटर्स तैयार बिल्कुल नहीं थी, उन्हें ऐतराज़ था इस बात से, लेकिन फिर भी उनके ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी जो जॉन मिल्टन होते हैं वो मैरिड कर लेते हैं थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम किससे मैरिज करते हैं, एलिजाबेथ मिन्सुल से। क्लियर हो गया इतना। यानी कि 1663 में अपनी बेटियों के ऑब्जेक्शन होने के बावजूद भी जॉन मिल्टन अपनी तीसरी शादी एलिजाबेथ मिन्सुल के साथ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, पॉइंट नंबर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान बनाए रखिएगा। इसमें क्या होता है कि अगला पॉइंट हमारा कहता है 1667 में इनका वर्ल्ड फेमस एपिक जिसका नाम होता है पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट, इसके ऊपर मैं एकदम अलग से वीडियो दूंगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 2-3 सवाल पूछे नहीं जाते पैराडाइज लॉस्ट से। ठीक है, तो 1667 में इसको पब्लिश ये लिखना शुरू करे थे, 58 से कंप्लीट किया 65 में, और पब्लिश करवाया 67 में, ध्यान रखना। तो 1667 में इनका जो वर्ल्ड फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया, और 26 अप्रैल 1667 को मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट के जो पब्लिकेशन राइट थे, वो एक पब्लिशर थे जिनका नाम था सैमुअल सिमन्स, को $5 में सिर्फ बेच दिए। एक पब्लिशर थे जिनका नाम था सैमुअल सिमन्स, और उनको कितने, $5 में इसको बेच दिया गया दोस्तों। और इसके बाद में क्या हुआ कि विद अ फर्दर $5 टू बी पेड, इनको पेड किए गए। ठीक है, इतनी बड़ी कृति के लिए। इफ़ एंड व्हेन ईच प्रिंट रन ऑफ बिटवीन, इतने ज़्यादा प्रिंट, इतनी ज़्यादा कॉपी जो है वो क्या हो गई थी, सोल्ड आउट हो गई थी। द फर्स्ट रन अक्वायर टू इट एडिशन, ओके, प्राइज्ड एट 3 shillings पर कॉपी, और वाज पब्लिश्ड इन अगस्त 1667 में एंड सोल्ड आउट। तो ये कहानी थी इसकी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और इन लाइनों में मुझे बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोइट और क्रिटिक रहे हैं जिनका नाम है जॉन ड्राइडन। ठीक है, इन्होंने कहा है टू हैव, एक बहुत अच्छा रिमार्क दिया है इसके बारे में कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंसेंट टू। ठीक है, ये रिमार्क याद बनाए रखना। ये रिमार्क किसके द्वारा दिया गया, जॉन ड्राइडन के द्वारा दिया गया। इंपॉर्टेंट रिमार्क है इसलिए। अगला 27 हमारा क्या कहता है कि पैराडाइज लॉस्ट के बाद में जॉन मिल्टन ने एक सिक्वल लिखा था जिसका नाम था पैराडाइज रीगेंड, वो आया। पैराडाइज रीगेंड को 1671 में पब्लिश करवाया गया था, और इसमें टोटल कितनी पुस्तकें थी उस समय, 4 पुस्तकें थी पैराडाइज रीगेंड में दोस्तों। और पैराडाइज रीगेंड के साथ ही साथ एक और वर्क पब्लिश हुआ था अलॉन्ग साइड अ ट्रेजेडी, बर्थ ट्रेजेडी थी जिसका नाम था सैमसन अगोनिस्ट 1671 में। तो 1671 में जॉन मिल्टन जी के 2 वर्क का एक पैराडाइज रीगेंड आया जिसमें 4 पुस्तकें थीं, और दूसरा इनका बर्थ ट्रेजेडी, और ये इनका क्लॉसेट ड्रामा भी है। क्लॉसेट ड्रामा क्या होता है, ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया हो, ना कि स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए। तो उसको पब्लिश करवाया गया, और इसमें डिलीला नाम के एक कैरेक्टर, डिलीला और सैमसन की कहानी चलती होती है फिलिस्तीन में। तो इसको पढ़ोगे, इसे भी पढ़ करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 8 नवंबर 1674 को। तो ये इनकी जो है डेथ हो जाती है। कब, 8 नवंबर 1674 में, 1674 में ही डाइड, वो मर जाते हैं गाउट नामक बीमारी से। यानी कि 8 नवंबर 1674 को गाउट होती है, गठिया नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है। गाउट एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर का जो यूरिक एसिड होता है वो बढ़ जाता है, जिससे मरीज के जोड़ों में सूजन आ जाती है और बहुत तेज दर्द होता है जहाँ पर हमारे जॉइंट वगैरह होते हैं। तो गठिया आप समझते हो बहुत अच्छे से, गाउट। और कहीं कहीं किसी बुक में हमने पढ़ा है कि मिल्टन की जो डाइड यानी कि मृत्यु होती है वो किडनी फेलियर से हो जाती है। तो दोनों पॉइंट ध्यान बनाए रखना, जो भी आपके ऑप्शन में दे रखा हो उसको टिक कर देना। अगर गाउट हो तो गाउट को टिक कर दीजिएगा, और मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेलियर अगर ये ऑप्शन दिया हो तो इसको टिक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही आप एक बार को फिर भी चेकआउट करिएगा। ठीक है, हमने फिलहाल पढ़ रखा है तो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ।
लंदन के अब इसके बाद में क्या होता है कि लंदन का एक सेंट गाइल चर्च होता है, उसके क्रिपल गेट पर इनको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो लंदन के क्रिपल गेट सेंट गाइल चर्च में इनको दफनाया गया और पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिंस्टर अबे में इनका मेमोरियल भी बनवाया गया। तो ये चीज़ें वेस्टमिंस्टर अबे, ये याद रखना, पोइट्स कॉर्नर में इनका क्या बनवाया गया, मेमोरियल भी बनवाया गया। और इनको दफन कहाँ किया गया, सेंट गाइल चर्च में इन क्रिपल गेट नेबरहुड ऑफ लंदन में इनको दफन किया गया। और इनकी मृत्यु कैसे हुई, गाउट यानी कि गठिया से हुई। कहीं कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, किडनी फेलियर। क्लियर है। तो ये तो था मिल्टन के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पर नियर द एंड ऑफ 1659 में मिल्टन वेंट टू प्रिजन, ये बात मैं बता चुका हूँ, बिकॉज क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल अदा किया था किसको, चार्ल्स फर्स्ट के जो एग्जीक्यूशन हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा ये अपोजिट में रहे थे मोनार्की के। तो इसीलिए जब दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश हुई तो इनको जेल में डाल दिया गया था। ठीक है। और 1660 में रेस्टोरेशन पीरियड आ ही जाता है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिएगा कि 1663 में इनकी थर्ड टाइम मैरिज होती है किससे, एलिजाबेथ मिंसुल से। और ये इनसे कितनी छोटी होती हैं, 30 साल छोटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद 1667 में पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश करवाया जाता है। पैराडाइज लॉस्ट किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और वन ऑफ लेट वर्क, इनका लास्ट फेज का वर्क है जॉन मिल्टन का। शुरुआत में जब 1667 में इसको पब्लिश किया गया था तब इसमें फर्स्ट एडिशन में कितनी 10 बुक्स थी। और इसके बाद बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को क्या करा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। और इस तरीके से जब पैराडाइज लॉस्ट की सेकेंड एडिशन आया 1674 में, जब इसको पब्लिश करवाया गया था, तो टोटल इसमें कितनी पुस्तकें थी, 12 बुक्स थी। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इनके एक प्राइवेट ट्यूटर थे जिनका नाम था थॉमस यंग, जिसको प्योरिटन और रिलीजियस नॉलेज दी थी, इनको भी ध्यान बनाए रखना। और इनके एक क्लोज फ्रेंड थे एडवर्ड किंग और चार्ल्स ड्यूडिटी, ये इनके स्कूल फ्रेंड थे और ये इनके यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे, यानी कि कॉलेज फ्रेंड थे। ठीक है। ये 2 नाम इनके क्लोज फ्रेंड्स में याद बनाए रखिएगा। इनकी मृत्यु के बारे में हमने बता ही दिया था, कहाँ होती है, 65 वर्ष की उम्र में 8 नवंबर 1674 को बनहिल लंदन इंग्लैंड में इनकी गाउट नामक बीमारी से मृत्यु हो जाती है। और मिल्टन का ये जो पैराडाइज एपिक है वो एक मैग्नम ओपस है, यानी कि इनका बहुत ही बेहतरीन जो है मैग्नम ओपस उसे कहते हैं जो कि इनका बहुत ज़्यादा मास्टरपीस हो, उसके लिए मैग्नम ओपस क्या होता है, मास्टरपीस। ठीक है। और इसके बाद में ये तो सब चीज़ें बताई चुके हैं। 58 में लिखना शुरू करा, 65 में कंप्लीट कर दिया, पब्लिश कराया गया था 67 में। इसका फर्स्ट एडिशन जब इसका आया था तो इसमें 10 बुक्स थी। आया कब था, 1667 में आया था। ठीक है। इसके बाद इसका जब सेकेंड एडिशन आया तो उसमें 12 पुस्तकें थीं। और सेकेंड एडिशन कब आया, 1674 में आया था। कौन सी बुक को एडिट की गई थी, किसको डिवाइड किया गया था, तो बुक नंबर 7 और बुक नंबर 10 को डिवाइड किया गया था। ठीक है। इसके बाद में 71 में पैराडाइज रीगेंड आ गई। ठीक है। और 71वीं सैमसन एगोनिस्ट आया था। सैमसन एगोनिस्ट क्या है, ट्रैजिक क्लॉसेट ड्रामा है, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। और ये पैराडाइज रीगेंड के साथ साथ ही इसको भी पब्लिश करवाया गया था। ठीक है। ये तो सारी चीज़ें इनकी मृत्यु के बारे में हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके हैं दोस्तों। अब इसमें यहाँ पे क्या है कि जो इनकी 7th बुक थी वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है, जिसमें टोटल 640 लाइनें हैं। और इनकी जो 9th बुक है वो इनकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बुक है, जिसमें 1189 लाइन्स हैं। ठीक है। और टोटल पैराडाइज लास्ट में कितनी लाइन्स हैं, 10,565 हैं। इसका सीक्वल हम बता चुके हैं कौन सा था, पैराडाइज रीगेंड था, जो कि 1671 में आया। और इसमें लगभग 2065 लाइनें हैं। ठीक है। और इस पैराडाइज रीगेंड के अंदर डिबेट चलती है बिटवीन जो जेसस क्रिस्ट और सैटन के बीच में डिबेट दिखाया जाता है। मिल्टन शोज द विक्ट्री ऑफ क्रिस्ट ओवर सैटन। और इस बुक में पैराडाइज रीगेंड में मिल्टन ने क्या दिखाया है कि सैटन पर किसकी विजय होती है, जेसस क्रिस्ट की विजय होती है। ठीक है। इसकी थीम क्या है, थीम याद बनाए रखना पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट फॉल ऑफ मैन है, या द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव, ये भी थीम हो सकती है। ये सभी इनकी थीम्स ही लिखी हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ एडम एंड ईव फ्रॉम द गार्डन ऑफ एडन। और ये वाली थीम बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, टू जस्टिफाई द भेज ऑफ गॉड टू मैन करके दोस्तों। इसके बाद बुक फर्स्ट की ये कुछ थीम्स हैं, जिसमें मैन ऑफ फॉल ऑफ मैन इन्वोकेशन दिखाया जाता है बुक फर्स्ट में। और सैटन को बेनिश कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है हेवन से विद फॉलन एंजल। और पेंडोमोनियम जो कि सैटन का या पैलेस कह सकते हो, पेंडोमोनियम क्या था, एक कैपिटल ऑफ हेल या सैटन का पैलेस, सैटन का महल। ठीक है। जिसको बहुत ही
खूबसूरती से आर्किटेक्ट किया गया था दोस्तों। इसके बाद में इसके दो कुछ यहाँ पर कुछ दो कोटेशन है, इन कोटेशन को ध्यान बनाए रखिएगा। व्हाट थॉट द फील्ड वी लॉस्ट या ऑल इज नॉट लॉस्ट, इसी की कोटेशन है काई की, पैराडाइज लॉस्ट की, जो कि सैटर्न के द्वारा बोली जाती है। बेटर टू रेन इन हेवन देन सर्व इन हेवन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है, ये भी सैटर्न के द्वारा बोली जाती है दोस्तों। क्लियर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि जॉन मिल्टन यूज टू कंसीडर, जॉन मिल्टन जो है वो मानते थे एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर मानते थे इन पोइट्री में। ठीक है, पोइट्री में जॉन मिल्टन जो है अपना मास्टर किसको मानते थे, स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर को मानते थे। तो आपको ये बताना है कि ये जो कमेंट है वो किसके द्वारा किया गया, यानी कि जॉन मिल्टन इज पोइटिक, याद नहीं आ रही है कोटेशन अभी मुझे। यहाँ पर ये पॉइंट भी ध्यान बनाए रखना। देखो टीजीटी 2001 में पूछा गया कि जॉन मिल्टन यूज टू कंसीडर, मानते थे एडमंड स्पेंसर को हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी कि पोइट्री में अपना मास्टर किसको मानते थे जॉन मिल्टन, एडमंड स्पेंसर को, इतना ध्यान रखना। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं बता दूँ कि मिल्टन इज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ऐसा कमेंट करने वाला व्यक्ति कौन था ये भी आपको बताना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट है। मिल्टन इज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये जॉन ड्राइडन थे दोस्तों। कौन थे, जॉन ड्राइडन। अब जॉन मिल्टन के कुछ मेजर वर्क को हम लोग डिस्कस, इसकी एक और कंपेनियन पोइम इल पेंसेरसो आई थी। एल एलेग्रो का मतलब मैंने बताया हैप्पी मैन होता है, और इल पेंसेरसो का मतलब मलंकली मैन, थॉटफुल पर्सन या पेंसिव मैन होता है दोस्तों। इसके बाद 1634 में ये इनका एक कॉमस यानी कि एक मास्क था, इसके साथ ही साथ एक मास्क और लिखा था एरिकेट्स। ठीक है, तो कॉमस जिसमें इंपॉर्टेंट है आपका मैंने डिटेल बताया है। अब मास्क, इसका पूरा टाइटल क्या है, अ मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैस्टिल दोस्तों। 1637 में इनका एक पास्टोरल एलेजी लिखी थी जिसका नाम था लैसिडस, और इसको किसकी मृत्यु से दुखी होकर के, एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के लिखा था। 1645 में दोस्तों एक और पोइम्स का कलेक्शन आया था जॉन मिल्टन का जिसका नाम था पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश इन लैटिन। ये जो कलेक्शन था पोइम्स का वो इंग्लिश और लैटिन दोनों में था, क्योंकि जॉन मिल्टन ने जो सोनेट लिखे हैं 24 सोनेट टोटल लिखे हैं, जिसमें 19 सोनेट इंग्लिश और 5 सोनेट जो हैं वो लैटिन में लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या था कि इन्होंने जितनी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी टाइम में, यूनिवर्सिटी पीरियड और जो हॉर्टन पीरियड में जितनी भी पोइम्स को लिखा था वो सभी पोइम्स इन्होंने इस कलेक्शन में जॉन मिल्टन जी ने पब्लिश करवाई दोस्तों। जॉन मिल्टन के इसी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। इसके बाद 1655 में अगर हम बात करें तो एक और आया, ऑन दी लेट मसाक्र इन पैडमोंट। ठीक है, और 1667 में इसे बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पैराडाइज लॉस्ट। 71 में पैराडाइज रीगेंड इसी का सिक्वल था, और 1671 में ही पैराडाइज रीगेंड के साथ में ही इनका एक पोइटिक ट्रेजेडी जो है पब्लिश हुई थी, और जिसका नाम था सैमसन एगोनिस्ट। ठीक है, इसके बाद एक और याद बनाए रखना, 1673 में इनका एक दूसरा पोइम्स का कलेक्शन आया था। ठीक है, उसमें जो है जब 1645 के बाद जितनी भी पोइम्स की रचना की उन सभी को इसके अंदर पब्लिश करवाया, जैसे ऑन एज ब्लाइंडनेस है और माई डिसीज्ड वाइफ है। तो इस तरीके की पोइम्स को कहाँ 1673 के पोइम्स के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया दोस्तों। अब प्रोज वर्क देखिए इन्होंने कौन कौन से प्रोज लिखे, यानी कि 1640 के बाद में ज़्यादातर इनके जो जितने भी थे सभी क्या थे, 1640 से लेकर के 1660 तक मैक्सिमम प्रोज वर्क की रचना की। ठीक है, समझ लो इनको 1641 में ऑफ रिफॉर्मेशन आया, 1641 में एक प्रीलैटिकल एपिस्कोपसी करके आया था दोस्तों, और 1641 में ही एनी मैडवर्जेंस करके आया, 1642 में द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज्ड अगेंस्ट प्रिलेटी आया था। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको हम पढ़ रहे हैं इन्हें भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम बताते चलेंगे आपको किसे पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद 1642 में अपोलॉजी फॉर स्मैक्टिमनस, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट कर लेना, बड़ा ऐसे कभी कभी इतने टफ वर्ड आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे मुंह को लकवा मारने को दौड़ते हैं। ठीक है, अगला ये इंपॉर्टेंट वर्क है आपका, जैसे 1643 में डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स, और 1644 में इनका आया था जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवर्स के ऊपर इन्होंने 4 ट्रैक्ट लिखे थे। ठीक है, जिसमें एक 45 में 2 आए थे, एक टेट्राकॉर्डन और कोलेस्टेरियन ये। इसके बाद 1644 में ऑफ एजुकेशन और 1644 में ही एरोपेजेटिका। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। 1649 में द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके आया था, 1649 में ही इकोनोक्लास्टिस करके आया है। इनका ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्क हैं 49 वाले। ठीक है, नेक्स्ट
51 में, क्योंकि 1649 में क्या हुआ, इनको लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया, तो इसीलिए 1651 में इन्होंने 2 लैटिन में वर्क लिखे थे, जिसमें पहला जो वर्क इनका पब्लिश हुआ था वो 1651 में यानी कि 51 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकेनो। ठीक है, ये इनका फर्स्ट डिफेंस था दोस्तों। इसके बाद 1654 में डिफेंसियो स्क्वेंडा करके आया था, जो कि इनका सेकेंड डिफेंस था। और 1659 यानी कि 1659 में अ टेरिटेज ऑफ सिविल पावर करके आया। 1659 में ही 1659 में ही द लाइकेस्ट मीन्स टू रिमूव हायलिंग्स फ्रॉम द चर्च करके इनका आया। और 1660 में द रेडी एंड इजी वे टू इस्टेब्लिश आ फ्री कॉमनवेल्थ ये आया था। और 1660 में इन्होंने एक और प्रोस्टेक्ट लिखा जिसका नाम था ब्रीफ नोट्स अपॉन द लेट सरमन। 1669 में अकेडेंस ओके कॉमिस्ट ग्रामर करके लिखा था, और ये इम्पॉर्टेंट वर्क है, ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और ये इनका जो है अनफिनिश्ड वर्क भी कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्टन का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है, तो आप नाम लोगे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन का, जो कि 1670 में आया था दोस्तों। ये कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसको ध्यान बनाए रखिएगा। और 1672 में आर्टिस्ट लॉजीज और पिनोर इंस्टीट्यूटियो करके आया था, आर्ट ऑफ लॉजिक। ठीक है, और 1673 में ऑफ ट्रू रिलीजियन आया। 1674 में ही अपेस्टोली फैमिलरीज करके आया। और 1674 में प्रोल्यूजन्स करके आया था। और ये 1682 में अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉस्कोविया करके आया है। ठीक है, इसके बाद अदर लेस देन कंट्रीज लेइंग एट ईस्टवर्ड ऑफ रसिया एज फार एज कैथे गेदर्ड फ्रॉम दी राइटिंग ऑफ सेवरल आई विटनेस, ये इनके कुछ वर्क हैं। इनमें ये कोई खास वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, ना ही कभी पूछे जाते हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। इसमें ये वाला वर्क आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया TGT 2009 में। 1823 में ये आया है, डी डॉक्ट्रिना और क्रिस्टियाना करके दोस्तों। ये इनके कुछ पॉपुलर सोनेट हैं जिनको ध्यान बनाए रखेगा। और कौन कौन से, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका एक पॉपुलर सोनेट है। ऑन ए डिसीज्ड वाइफ इनका एक पॉपुलर सोनेट है। ऑन ए डिसीज्ड वाइफ के बारे में मैंने कुछ बताया भी नहीं, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा क्या था। इसका एक अन्य नाम भी था जिसको मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस संत, ये एक क्या है सोनेट था। और इसका दूसरा नाम जो आपके सामने लिखा हुआ है ऑन हिज डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब ये बीमार वाला डिसीज नहीं है, ये मरने वाला डिसीज है, उसकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है। तो ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ इनकी पत्नी मर जाती हैं, तभी वो लिखते हैं मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस संत। ठीक है, और ये सोनेट नंबर कितना है, 23 है। सोनेट नंबर कितना है, 23। और जॉन मिल्टन ने टोटल सोनेट कितने लिखे हैं, 24, जिसमें 19 सोनेट क्या हैं, इंग्लिश में लिखे गए हैं, और 5 सोनेट काय में लिखे गए हैं, लैटिन भाषा में लिखे गए हैं दोस्तों। इसके बाद में, और ये जो सोनेट है, एक चीज़ मैं बताने को भूल गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो सोनेट है ऑन ए डिसीज्ड वाइफ यानी कि मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउस संत, ये इन्होंने अपनी तीनों पत्नियों में से कौन सी पत्नी को डेडिकेट किया है। तो आपका आंसर होगा कि जॉन मिल्टन ने इस सोनेट को अपनी दूसरी पत्नी जिनका नाम था कैथरीन वुडकॉक, उनको डेडिकेट किया है। ठीक है, और ये सोनेट लगभग 1658 के आसपास में लिखा गया। इसके बाद तीसरा हम सोनेट बात करेंगे तो टू मिस्टर लॉरेंस करके लिखा है। और अगला सोनेट हमारा टू आ वर्चुअस यंग लेडी, और नेक्स्ट है टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल। अगला है हमारा ऑन द लेट मसेक्रे इन पाइडमोंट, और टू मिस्टर क्राइकल स्किनर ओपर। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस भी, और ये हो गया। और इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेन द असाल्ट वाज इंटेंटेड टू द सिटी। ठीक है, और इसके बाद लास्ट इनका एक, इसे भी समझ लीजिए ये कौन सा है, ऑन हिज बीइंग अराइवल एट द एज ऑफ 23। देखो 21 की आयु में इन्होंने, जब ये 21 वर्ष के थे तब इन्होंने एक ओड की रचना की, और वो ओड इन्होंने क्रिसमस वाले दिन लिखा था। और जब ये 23 वर्ष की उम्र में हो गए तब इन्होंने एक सोनेट की रचना की, और जिसका नाम था ऑन हिज विंग अराइव्ड टू द एज ऑफ 23। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर यानी कि जॉन मिल्टन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। और हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, देखो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा, नहीं तो किसी दूसरे राइटर से। अभी भी इसमें एक चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है कि क्रिटिकल कमेंट्स ऑन जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के ऊपर किन किन लोगों ने क्रिटिकल कमेंट किए हैं उन पर एक वीडियो और बना दिया जाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम
बेहतर हो जाए। ठीक है, तो साथियों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। और जॉन मिल्टन आप जानती हो कि इनको क्या कहा जाता है, एक प्यूरिटन पोइट के रूप में भी माना जाता है। इसीलिए जो है ये जॉन मिल्टन जो थे वो ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द प्यूरिटन एज कहलाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि द ग्रेटेस्ट पोइट अमंग द पोइट्स ऑफ प्यूरिटन एज वाज, यानी कि प्यूरिटन एज का सबसे महान कवि कौन है, तो वो कौन है, जॉन मिल्टन। और जॉन मिल्टन जी का जन्म जो हुआ था वो 1608 में। और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1674 में हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, पेइंग अ जस्ट ट्रिब्यूट टू द डोमिनेटिंग पर्सनालिटी ऑफ मिल्टन हु रोट द फॉलोइंग फेमस लाइन अबाउट मिल्टन। ये लाइन जो है जो मिल्टन के बारे में कही गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। किसने कही, ओके चलो देखते हैं। द सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट फाट, ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि मिल्टन के प्रभावशाली व्यक्तित्व को उचित श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने मिल्टन के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति लिखी। किसने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसके बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में, कि तेरी आत्मा एक तारे की तरह है और अलग हो गई। दैट मीन्स ये हु प्रेज्ड स्पेंसर, किसने प्रशंसा की स्पेंसर की, शेक्सपियर की और बेन जॉनसन की एज अ पोइट, बट ही वाज डिफरेंट फ्रॉम देम ऑल। बट ही यहाँ पर यूज हुआ है मिल्टन के लिए, इसीलिए मिल्टन ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कवियों के रूप में स्पेंसर, शेक्सपियर और बेन जॉनसन की किसने प्रशंसा की, लेकिन वह उन सभी से अलग थे। और जो अलग व्यक्ति था वो कौन था, मिल्टन। और फोर्थ क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड, किसको माना जाता है टू बी द चाइल्ड ऑफ रेनेसा, यानी कि चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसको माना जाता है, तो जॉन मिल्टन को। ध्यान रखिएगा, चाइल्ड ऑफ रेनेसा किसे माना जाता है, जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, मिल्टन में भी कॉल द लास्ट एलिजाबेथन एज एन, क्या, एज एन आर्टिस्ट और एज, तो यहाँ पर देख लीजिएगा इन्हें बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट के रूप में भी जाना जाता है। और 6 नंबर का क्वेश्चन है द इम्पॉर्टेंट मिल्टन्स पोइम ऑफ द अर्ली पीरियड आर, इनके पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अर्ली पीरियड, मिडिल पीरियड और लास्ट पीरियड। लास्ट पीरियड में इनके कुछ महत्वपूर्ण वर्क आए थे, जिसमें पैराडाइज रेगेंड और सैमसन एगोनिस्ट को लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो अर्ली पीरियड की बात हो रही है। अगर हम अर्ली पीरियड की बात करें तो कौन कौन सा अर्ली पीरियड में था जो कि महत्वपूर्ण था, तो यानी कि अर्ली पीरियड में ये सभी जितने भी वर्ग ऊपर दिए गए हैं ये सभी अर्ली पीरियड की वर्ग हैं। द हिम्न टू द नेटिविटी हैं। इसके बाद में एल एलेग्रो, इल पेंसेरसो, लैसिडस और कॉमस, यानी कि बोथ ए एंड बी ये सभी अर्ली पीरियड के ही राइटिंग्स हैं इनकी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे द हिम्न ऑन द नेटिविटी को ये भी इंपॉर्टेंट है। एल एलेग्रो और इल पेंसेरसो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एल एलेग्रो का मीनिंग होता है हैप्पी मैन और इल पेंसेरसो का मतलब होता है मलंकली मैन या पेंसिव मैन। लैसिडस जो है इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टोरल एलेजी थी और कॉमस एक मास्क था इनका। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देख लीजिएगा एक बार कि व्हाट वाज द एज, वो एज बताना है आपको, उम्र बताना है मिल्टन की। वेन मीन्स जब ही रोट, यानी कि मिल्टन ने लिखा, और क्या लिखा, द हिम्न ऑन द नेटिविटी। इसको हम दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि ऑन द, ये इनका एक और था जो कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी करके, जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है इसको, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। या तो आप इसे ये बोलिएगा या आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो, द हिम्न ऑन द नेटिविटी, जो कि इन्होंने 25 दिसंबर 1629 को लिखा था। और उस समय मिल्टन की एज 21 वर्ष थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की कि विच पोइम, कौन सी पोइम ऑफ मिल्टन की रिप्रेजेंट करती है पोइट्स को इन आ गे एंड मैरी। के एंड मैरी का मतलब होता है प्रसन्नचित्त और मूड में स्वभाव, एंड इट पेंट्स एन आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ फ्रॉम डाउन टू डस्क। तो इसको जरा समझिएगा कि मिल्टन की कौन सी कविता कवि को एक गे और मैरी मूड को, गे एंड मैरी मूड को, डेट मीन्स आनंदमय मनोदशा को दर्शाती है। और ये भोर का मतलब डाउन टू डस्क, यानी कि सुबह से लेके शाम तक समझ लो, ठीक है। ये भोर से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक पूरे रस्टिक लाइफ को, पूरे देहाती जीवन की आदर्श तस्वीर को पेश करती है, यानी कि आइडियलाइज्ड पिक्चर को शो करती है। तो वो किस में शो किया जाता है आपको, बी, यानी कि एल एलेग्रो में। किसमें, एल एलेग्रो, और एल एलेग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। तो इसीलिए
इस लाइन को ध्यान बनाए रखना। अगर पूछ लें कि मिल्टन की कौन सी पोइम थी जिसमें पोइट के गे और मैरी मूड को रिप्रेजेंट किया गया है, पेंट किया गया है और उनके आइडियलाइज्ड पिक्चर ऑफ रस्टिक लाइफ को फ्रॉम डाउन टू डस्क इसको दिखाया गया है, तो आप बताओगे एल एलेग्रो में। 9 नंबर द पोइम विच इज रिटन इन सीरियस एंड मेडिटेटिव स्ट्रेन ऑफ मिल्टन वाज। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि मिल्टन की गंभीर और ध्यानपूर्वक शैली में लिखी गई कविता कौन सी है। सीरियस का मतलब गंभीर और मेडिटेटिव का मतलब होता है ध्यानपूर्वक शैली में लिखी गई कविता कौन सी है मिल्टन की, तो वो कौन सी है। गंभीर मुद्रा में लिखी हुई वो इल पेंसेर्सो है। इल पेंसेर्सो का मतलब होता है दुखी व्यक्ति, यानी कि या मलंकली मैन कहोगे या पेंसिव मैन बोलोगे इसको। अगला हम लोग बात करेंगे, अच्छा इसकी बात आ गई इल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो की बात आ गई, तो आपको इतना बताना है कि ये जो इल एलेग्रो और इल पेंसेर्सो कब लिखी थी जॉन मिल्टन ने, तो 1631। ध्यान बनाए रखिएगा, कब? 1631, ठीक है। और इनका एक कॉमस भी आया था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि 1634 में आया था। लैसिडस 37 में आया था। ये सब चीज़ें याद बनाए रखिए अपनी। विच पोइम ऑफ मिल्टन इज अ पास्टोरल इलेजी। मिल्टन की पास्टोरल इलेजी कौन सी है, तो पास्टोरल इलेजी इनकी कौन सी है? लैसिडस है। ध्यान रखिए, लैसिडस जो कि कब आई थी, ये लिखी गई थी वो 1637 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 38 में। ध्यान बनाए रखिए इसको। अब नेक्स्ट हम हेम्न ऑन अ नेटिविटी की बात कर ली, ये 29 में आई थी। एल एलेग्रो 31 में आई है। ये क्या है? एक ओड है और ये एल एलेग्रो एक पोइम है, ठीक है, जो कि हैप्पी मूड को शो करता है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हुई। ये पास्टोरल पोइम है, ये हैप्पी मूड को शो करने वाली पोइम है और ये एक ओड है। इनकी डेट भी क्लियर कर लेना, ये 37 में आई है, 31 में और ये 29 में। नेक्स्ट, लैसिडस वाज रिटन ऑन द मून द डेथ ऑफ विच मिल्टन्स फ्रेंड। लैसिडस जो लिखी गई है वो किन की मृत्यु से दुखी होकर के लिखी है मिल्टन ने, और मिल्टन के दोस्त का क्या नाम है जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के लैसिडस को लिखा गया है, तो वो थे एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की ड्राउन यानी कि डूब जाने से इनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन लैसिडस की रचना करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा 12 नंबर में, इन द सिविल वार broke out in 1642, Milton threw himself heart and soul into the struggle against king। वो किंग कौन सा था? ध्यान रखिएगा, तो चार्ल्स फर्स्ट था। ध्यान रखिए कौन सा? चार्ल्स फर्स्ट उस समय गद्दी पर बैठे थे, जो कि 48 तक बैठे रहे। ओके, 48 में क्रॉमवेल का शासन आ गया, तो ये क्रॉमवेल बैठ गए और फिर इसके बाद 58-59 में जाकर के फिर से चार्ल्स सेकेंड बैठे थे गद्दी पर। 59 में ही जॉन मिल्टन को 2 महीने की लगभग कारावास भी हो गई थी। तो जरा समझाते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन को। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? जब 1642 में क्या हुआ था? गृह युद्ध छिड़ गया था, सिविल वार छिड़ा था। ओके, तो मिल्टन ने कौन से राजा के खिलाफ संघर्ष में खुद को दिल और आत्मा से डाल दिया, यानी कि पूरे दिल और दिमाग से, तन मन धन हर तरीके से उनके खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया था? तो वो राजा कौन सा था जिसके खिलाफ इन्होंने तन मन धन हर तरीके से उनके खिलाफ संघर्ष किया था? तो वो राजा था चार्ल्स फर्स्ट, याद रखना। नेक्स्ट, मिल्टन बिकेम द लैटिन सेक्रेटरी टू। जॉन मिल्टन को लैटिन सेक्रेटरी कब बनाया गया? इसकी कहानी क्या है? 1648 में जब चार्ल्स फर्स्ट का मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है चार्ल्स फर्स्ट की, तो क्रॉमवेल शासन पर बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, और क्रॉमवेल भी प्यूरिटन को मानने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए 49 में, ठीक उसी के नेक्स्ट ईयर, जॉन मिल्टन को क्या करा दिया जाता है? 1649 में लैटिन सेक्रेटरी बना दिया जाता है। ओके, तो सी किनके शासनकाल में? ध्यान रखिएगा, क्रॉमवेल के शासनकाल में। यानी कि मिल्टन को लैटिन सचिव बने थे जब उन्होंने खुद को एक सैनिक के रूप में लड़ने के अयोग्य पाया था। एक बात चीज़ ये भी ध्यान रखना, इन्होंने उसमें भी ट्राई किया था, आर्मी में जाने के लिए भी ट्राई किया था, लेकिन वेन ही फाइंडिंग हिमसेल्फ अनफिट, ये अनफिट अपने आप को पाया टू फाइट एज अ सोल्जर, सैनिक के रूप में लड़ने के लिए अयोग्य पाया, तो इनको क्या बना दिया गया? लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया मिल्टन को। फिलहाल आपको याद क्या बनाए रखना है, उस समय किसका शासनकाल चल रहा था? जेम्स फर्स्ट की मृत्यु हुई थी और क्रॉमवेल गद्दी पर बैठा इंग्लैंड में। मिल्टन बिकेम फ्रेंडलेस, मिल्टन बिकेम हो गए फ्रेंडलेस आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी मृत्यु के बाद? तो मृत्यु किसकी हुई थी? चार्ल्स फर्स्ट की हुई थी, ठीक है। एंड कमिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड टू द थ्रोन। अब समझो, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है, डैश दे रखा है, फिर ये समझिएगा
की मृत्यु और चार्ल्स द्वितीय के शासन पर आने के बाद मिल्टन मित्रहीन हो गए। जब पहले कौन चार्ल्स फर्स्ट था गद्दी पर, 48 में हट गया, 49 में क्रॉमवेल आया, तब तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि इनके मन का राजा था। लेकिन जब ये चार्ल्स द्वितीय, ये लिखा है यहाँ पर, चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल जब हुआ था, तब ध्यान रखना सिर्फ जॉन मिल्टन ने इनको सपोर्ट किया था और विरोधी किनके थे, चार्ल्स सेकेंड के विरोधी थे और चार्ल्स फर्स्ट के भी विरोधी थे। चार्ल्स फर्स्ट 48 में इनकी मृत्यु हो गई, 48 में। इसके बाद क्रॉमवेल बैठे, ये भी हट गए, तो लगभग 58 या 59 में, एक बार कंफर्म कर लेना, 1600 या तो 59 में गद्दी पर बैठे होंगे या 58 में, 59 में फिर से चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर बैठ गए और तभी इनको 59 में जॉन मिल्टन को लगभग 2 महीने की कारावास में भी डाल दिया, जेल भी इनको जाना पड़ा था। खैर 15 नंबर क्वेश्चन देखो कौन सा है, हु रोड पैराडाइज लास्ट, किसने पैराडाइज लास्ट को लिखा, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट आफ्टर अनडाउंटेड बाई ऑल हिज मिसफॉर्चून्स। पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और सैमसन एगोनिस्ट को अपने सभी दुर्भाग्यों से निडर होने के बाद, यानी कि इनका दुर्भाग्य इनके पीछा नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके इन्होंने इतने महान वर्क्स को लिखा। तो किसने लिखा, तो वो थे हमारे मिल्टन। ठीक है, ये इनके लास्ट फेज के वर्क कहलाते हैं। 16 नंबर, दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ पैराडाइज लास्ट वाज, पैराडाइज लास्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या था, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ये सभी दोनों ही ऊपर वाले क्या होते हैं, इनके सब्जेक्ट मैटर होते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों का मतलब क्या हुआ जरा तेजी से समझ लीजिएगा कि पैराडाइज लास्ट की विषय वस्तु क्या थी। एक तो ये था कि जो कास्टिंग आउट फ्रॉम हेवन ऑफ द फॉलन एंजल्स और सैटन्स फाइट, इसके बाद में मैन्स टेम्पटेशन एंड फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये सभी इनके क्या थे, कारण थे दोस्तों। 17 नंबर, विच पोइम, कौन सी कविता ऑफ मिल्टन की इस कार्ड कहलाती है द लास्ट ग्रेट एलिजाबेथन पोइम। मिल्टन की किस कविता को अंतिम महान एलिजाबेथन कविता के रूप में माना जाता है, कहा जाता है, तो वो क्या थी, पैराडाइज लास्ट को बी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ग्रैंड स्टाइल। ठीक है, और 18 नंबर की अगर हम बात करें, इन बीच पोएम कौन सी कविता में मिल्टन द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं ओके आप सैटर्न के, हु पजेसेस द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन himself and who represent the ideomatical heroism of the Puritan against Charles First। तो वो कौन सी थी, पैराडाइज लास्ट। समझो इसे 18 नंबर, मिल्टन की किस कविता में सबसे प्रमुख जो मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर था वो कौन था, सैटर्न था। सैटर्न की आकृति, उसका फिगर जिसमें स्वयं मिल्टन के गुण हैं, ऐसा माना जाता है, जो चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ प्यूरिटिज्म के अदम्य वीरता का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो कौन था, पैराडाइज लास्ट में ही दिखता है, सैटर्न में मिल्टन के गुण देखे जाते हैं। पैराडाइज लास्ट इज रिटन इन, किस में लिखा गया, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, ग्रैंड स्टाइल है इसका। विच पोइम ऑफ मिल्टन डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ टेम्पटेशन इन दी वाइल्डरनेस, तो ये भी बी है, यानी कि पैराडाइज रीगेन्ड मिल्टन की कौन सी कविता में, कविता जंगल में प्रलोभन के विषय में संबंधित है, यानी कि टेम्पटेशन ऑफ वाइल्डरनेस का मतलब होता है जंगल में प्रलोभन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिल्टन की ऐसी कौन सी कविता का सब्जेक्ट जो है वो टेम्पटेशन इन दी वाइल्डरनेस था, तो आपको बताना होगा पैराडाइज रीगेन्ड दोस्तों। 21 नंबर की बात करें तो इन बीच पोइम कौन सी कविता में मिल्टन डील करते हैं विद एन एंसेंट हैब्रू लेजेंड ऑफ सैमसन द माइटी चैंपियन ऑफ इजराइल, हाउ ब्लाइंड एंड स्कॉन्ड वर्किंग एज अ स्लेव अमंग द फिलिस्तीन्स। तो देखो तुम्हें पता है फिलिस्तीन और इजराइल्स का युद्ध किस में दिखाया जाता है, लड़ाई किस में दिखाया जाता है, जिसका हीरो सैमसन होता है। ठीक है, तो वो होती है हमारी सैमसन एगोनिस्ट। कौन सी होती है, सैमसन एगोनिस्ट। किस कविता में मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट के एक प्राचीन हिब्रू कथा से संबंधित है, जो कि इजराइल के शक्तिशाली चैंपियन अब नेत्रहीन और तिरस्कारपूर्ण जो फिलिस्तीन होते हैं, जब सैमसन को उसके बाल काट दिए जाते हैं और सैमसन को वहाँ पर बंदी बना लिया जाता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा
तिरस्कार किया जाता है फिलिस्तीनियों का, उनको नेत्रहीन कर दिया जाता है, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, तो उनके बीच एक गुलाम के रूप में काम कर रहा है, वो कौन होता है? तो वो सैमसन एगोनिस्ट होता है। बस इतना सा क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि सैमसन एगोनिस्ट इज आ, ये है क्या? तो एक ट्रेजेडी है। सैमसन एगोनिस्ट क्या है? ट्रेजेडी। और ये क्या है? एक ट्रेजेडी होने के साथ साथ में एक ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर है और रिटन इन ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 1671 में आई है। इसको ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा कहा जाएगा। एक ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी 2009 में भी पूछा गया था कि ये जो सैमसन है वो ट्रेजिक कैसा ड्रामा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था ट्रेजिक क्लोसेट ड्रामा। अब क्लोसेट ड्रामा क्या होता है? ऐसा ड्रामा जो सिर्फ पढ़ने के लिए लिखा गया हो, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आईलेस इन गाजा, क्योंकि गाजा में ही इसको बंदी बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसको? सैमसन एगोनिस्ट को, गाजा की जेल में। तो आईलेस इन गाजा एट द मिल विद स्लैब्स, दिस लाइन टेकन फ्रॉम विच पोएम ऑफ मिल्टन? तो सैमसन एगोनिस्ट को गाजा की जेल में ही बंद कर दिया जाता है फिलिस्तीनियों के द्वारा, ठीक है, और ये इजराइल से होता है। और इसकी जो पत्नी होती है उसके द्वारा इसके बाल काट दिए जाते हैं, और बाल काटने से इसकी शक्ति चली जाती है, इस वजह से इसको बंदी बना लिया जाता है। इस तरीके की कहानी है इसमें। 24 नंबर पे अगर हम बात करें, टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड ऑफ मैन, ये बात टू जस्टिफाई करने के लिए द बेज ऑफ गॉड ऑफ मैन, यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्यों को ईश्वर के मार्ग को न्यायोचित ठहराने के लिए यह पंक्ति मिल्टन की किस कविता से संबोधित है? तो सीधी सी बात है, एक ही कविता है इनकी जिसमें जो है मनुष्यों को ईश्वर के मार्ग को न्यायोचित ठहराने के लिए कहा गया है। वो कविता कौन सी है? पैराडाइज लास्ट है दोस्तों। 25 नंबर की अगर हम बात करें कि मिल्टन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रीवियस वर्क ऑफ व्हाट ऑथर? 25 का ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि होमर, वर्जिल और दांते। कौन कौन? होमर, वर्जिल और, यानी कि जॉन मिल्टन के किन लेखकों ने पिछले कार्यों से प्रेरित थे? तो होमर, वर्जिल और दांते। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऐसे कौन कौन से लेखक थे जिनके वर्क से जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे? तो 3 याद रखना, होमर, वर्जिल और दांते को। बहुत आगे 26 नंबर, व्हाट पोइट वाज फेमस फॉर आ एक्लूस? तो देखो उन्होंने कहा है कि एक्लॉग्स के लिए कौन सा कवि अपने एक्लॉग्स के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा कवि अपने एक्लॉग्स के लिए प्रसिद्ध था? वर्जिल। 27 में, इवन इन जॉन मिल्टन्स लाइफ टाइम पैराडाइज रीगेन्ड वाज कंसिडर्ड इन लिटरेरी क्वालिटी एज लार्जली इन पैराडाइज लास्ट। तो 26 में अगर हम बात करें तो इन्फीरियर, ठीक है, क्या है? इन्फीरियर। बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा समझो 26 पे कि जॉन मिल्टन के जीवन काल में दी पैराडाइज रीगेन्ड को साहित्य गुणवत्ता के बड़े पैमाने पर पैराडाइज लास्ट को ही माना जाता है, और इसमें तो ये पैराडाइज रीगेन्ड क्या हो गई हमारी? इन्फीरियर। बी वाला ऑप्शन इसीलिए सही होगा, और सुपीरियर कौन होगी? पैराडाइज लास्ट। What biblical story act as a springboard for John Keats' Paradise Regained? जॉन मिल्टन की पैराडाइज रीगेन्ड के लिए बाइबल की कौन सी कहानी एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करती है? फिर रिपीट करता हूँ, एक स्प्रिंग बोर्ड के रूप में कार्य करती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। वो कौन सी कहानी होती है? 27 में ए, यानी कि कौन सी? बैप्टिज्म ऑफ जेसस। बैप्टिज्म ऑफ जेसस। अगला, was the companion in publication to John Milton's Paradise Regained? फिर से 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। 28 नंबर पे, जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज रीगेन्ड के प्रकाशन में उनके साथी कौन थे? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सा दूसरा वर्क था, कंपेनियन वर्क कौन सा था जो साथ साथ जॉन मिल्टन का पब्लिश हुआ था? पैराडाइज रीगेन्ड, और उसके साथ एक दूसरा वर्क भी उसी साल पब्लिश करवाया गया था। उस वर्क का आपको नाम बताना है, तो वो वर्क था सैमसन एगोनिस्ट। ये दोनों ही वर्क 1671 में पब्लिश हुए थे दोस्तों। डी वाला 28 में ऑप्शन सही होगा। 29 की बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जॉन मिल्टन एक्सप्लेन्स in the first 26 line of Paradise Lost that goal of his epic poem will be। निम्नलिखित कथन को पूरा करना है आपको। जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट की पहली 26 पंक्तियों में बताते हैं कि उनकी जो महाकाव्य कविता है, जो एपिक है पैराडाइज लास्ट यानी कि पोएम का, वह लक्ष्य क्या होगा? तो देखो इसमें उन्होंने किसकी बात कही है? 29 में
टू जस्टिफाई द बेज ऑफ गॉड टू ह्यूमन काइंड, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। मानव जाति के लिए भगवान के तरीकों को सही ठहराने के लिए, इसका अर्थ क्या हुआ कि मानव जाति के लिए भगवान के तरीकों को सही ठहराने के लिए। दूसरा 30 नंबर पे बात करते हैं, व्हाट कैरेक्टर लीड्स एडम एंड ईव फ्रॉम द गेट ऑफ पैराडाइज इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट। अगर हम 30 की बात करते हैं कि जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की अंतिम पुस्तक में एडम और ईव को गेट्स ऑफ पैराडाइज से कौन सा चरित्र यानी कि कौन सा कैरेक्टर ले जाता है गेट से, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको 30 में बताना है, तो वो कौन होता है, माइकल। फिर रिपीट कर देता हूँ, माइकल ही एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की जो अंतिम पुस्तक है में एडम और ईव को गेट्स ऑफ पैराडाइज से ले जाता है दोस्तों, फ्रॉम द गेट्स ऑफ पैराडाइज, ओके, इन द फाइनल बुक ऑफ जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर पे, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ ल्यूक हेरोड वाज द किंग ऑफ, यानी कि ल्यूक की पुस्तक के अनुसार जो हेरोड होता है वो किसका राजा होता है, कौन सी जगह का राजा दिखाया जाता है, बुक ऑफ ल्यूक के अनुसार बताना है साथियों, तो वो जेरूसलम का, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश मोनार्क्स वाज एग्जीक्यूटेड, किसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, किसकी हत्या कर दी गई थी, किसको मार दिया गया था ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार, जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वार चल रहा था। क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ब्रिटिश सम्राट था जिसको अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान यानी कि सिविल वार जो चल रहा था इंग्लिश सिविल वार के दौरान मार दिया गया था, तो वो कौन था, वो चार्ल्स फर्स्ट था। और इसी के सपोर्ट में जॉन मिल्टन जी ने एक अपना वर्क लिखा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, 1649 में आया था, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके दोस्तों। ठीक है, ये इसी के सपोर्ट में लिखा गया वर्क था। और इसके बाद जब इनकी हत्या कर दी गई थी तो ओलिवर क्रॉमवेल को गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, ओलिवर क्रॉमवेल को, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद में की कहानी मैं पहले लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अब अगला हम बात करेंगे 33 क्वेश्चन की, इन बुक 4 अब पैराडाइज रीगेंड, क्योंकि पैराडाइज रीगेंड में टोटल कितनी पुस्तकें थी, 4 पुस्तकों में ये विभाजित थी। देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पैराडाइज लॉस्ट कितनी पुस्तकों में लिखेगी, तो 12। जब ये इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो पैराडाइज लॉस्ट की। पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन जी ने 1658 में लिखना शुरू किया था और 65 में लिख करके समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 67 में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो जब जॉन मिल्टन ने 67 में इसको पब्लिश करवाया था 1667 में, तब इसमें टोटल 10 पुस्तकें थी। ठीक है, इसके बाद जब दोबारा इसका सेकेंड एडिशन पब्लिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट का 1674 में, तब इसमें टोटल कितनी 12 बुक्स थी। तो आपको ज़्यादातर एग्जाम में 12 बुक्स वाला पूछा जाता है, वही याद बनाए रखना है। इसी तरीके से पैराडाइज रीगेंड की बात करते हैं तो पैराडाइज रीगेंड को जॉन मिल्टन जी ने 1668 में लिखना शुरू किया था और इसको लिख करके समाप्त कर दिया था 1671 में। ठीक है, इसका ये पैराडाइज लॉस्ट का ही एक सिक्वल वर्क था। 71 में लिख करके समाप्त किया और 71 में ही इस वर्क को इन्होंने पब्लिश करवाया था। और ये वाला जो पैराडाइज रीगेंड था वो टोटल कितनी 4 बुक्स में पब्लिश करवाया गया था, यानी कि इसमें टोटल 4 बुक्स थी। तो क्वेश्चन हमारा ये पूछा जाता है कि इन बुक 4 में, यानी कि जो 4th बुक है पैराडाइज रीगेंड, फॉर हिज फाइनल टेम्पटेशन सडन, जो सतन है टेक जेसस टू व्हाट लोकेशन, ये 4 ऑप्शन है, डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन हमारा थर्ड ठीक होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, जो पैराडाइज लॉस्ट की रीगेंड है उसमें की बुक नंबर 4 में अपने अंतिम प्रलोभन के लिए जो सैटन होता है वो जेसस को किस स्थान पर ले जाता है, इसका अर्थ ही हुआ। चारों ऑप्शन मैं बता देता हूँ। रोम के पैंथियन के शीर्ष पर ले जाता है, यरूशलेम के मंदिर के शिखर पर ले जाता है, एक उच्च पर्वत के शीर्ष पर ले जाता है, मोटी हवा के मध्य क्षेत्र में ले जाता है। माफ़ करना दोस्तों। 33, तो 33 में बी ऑप्शन आपका सही होगा, द पिनेकल ऑफ द टेम्पल इन जेरूशलम। 34, व्हाट डज मिल्टन्स पोएम एरोपेजेटिका अटैक, एरोपेजेटिका किस पर अटैक करती है, तो एरोपेजेटिका हमने बताया था ये 1644 में आई थी और इसको किसको सेंसरशिप को लेकर के इसमें अटैक किया गया है। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, एरोपेजेटिका को किसको लेकर के, सेंसरशिप को लेकर के अटैक किया गया है।
एरोपेजेटिका इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क था, इससे पहले लैसिडस है, कॉमस है, ये सब बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा क्योंकि आपका एग्जाम अब आपके पास है जिसमें पैराडाइज लॉस्ट बहुत अच्छे से देख करके जाइएगा, इनका इंपॉर्टेंट है। और एक भी अब तक टीजीटी पीजीटी का एग्जाम नहीं बचा है जिसमें पैराडाइज से पूछा ना गया हो, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। इसमें इनके कुछ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको देख करके जाना ही जाना है। बात किसकी कर रहे थे हम? एरोपेजेटिका की बात कर रहे थे दोस्तों। तो जो एरोपेजेटिका है इनका हमने बताया था, इन्होंने एक जॉन मिल्टन जी ने एक स्पीच दिया था लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस्ड प्रिंटिंग के ऊपर पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, और ये 1644 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये इनका एक प्रोज ट्रैक्ट था दोस्तों, ध्यान बनाए रखना। और इसमें इन्होंने अपोज किया था लाइसेंसिंग ऑर्डर को, और 1643 में ये एक लाइसेंसिंग ऑर्डर पार्लियामेंट, इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था, उसको अपोज करने के लिए इन्होंने 1644 में एरोपेजेटिका को लिखा था दोस्तों। तो सेंसरशिप वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और 35 नंबर पे अगर हम बात करें कि मिल्टन की पोइम लैसिडस वाज रिटन फॉर दी फॉलो राइटर, जो इनके फेलो राइटर और फ्रेंड थे हु डाइड नेम्ड, उनका नाम बताना है। देखो ये बात शायद रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी जल्दी से मैं बता देता हूँ। वो कौन थे? एडवर्ड किंग थे, जिनकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। आयरिश सी में ये समुद्र में जहाज से यात्रा कर रहे थे, अपने गाँव घर जा रहे थे और रास्ते में इनकी डूबने से मृत्यु हो जाती है। तभी उनकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन जी जो है लैसिडस की रचना करते हैं। और लैसिडस इनकी एक पास्टोरल एलेजी है जो कि 1637 में लिखी जाती है और पब्लिश होती है 1638 में दोस्तों। 36 नंबर, फ्रॉम व्हाट फिजिकल डिसेबिलिटी डिड मिल्टन सफ़र? मिल्टन के जो कौन सी डिसेबिलिटी थी ये बताना है। तो वो तो अंधे थे, बस यही उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी थी दोस्तों मिल्टन के अंदर, तो ब्लाइंडनेस यानी कि। अब इसके बारे में भी कहानी सुन लीजिएगा। 50 में इनके 1650 में इनकी एक आँख की रोशनी चली गई थी, और इसके बाद में 1652 में इनके ये पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। 1652 इनके जीवन की मैं बता देता हूँ कि जो 1652 थी ना, वो इनके जीवन की बहुत ही खतरनाक ईयर थी, ऐसे मान करके चलिएगा। खतरनाक कैसे थी कि 1652 में ही इनकी पहली पत्नी जो मैरी पॉवेल थी उनकी मृत्यु हो जाती है। 1652 में ही इनके 1 साल का बेटा जॉन होता है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और 1652 में ही इनके आंखों की रोशनी भी चली जाती है दोस्तों। तो दुखद ईयर था इनका। क्या था? दुखद ईयर। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में करके हमको कि जो जॉन मिल्टन की ब्लाइंडनेस यानी कि ये अंधे हो गए थे, तो कौन सी बीमारी के कारण इनके आंखों की रोशनी जाती रही और ये पूर्णतया अंधे हो गए दोस्तों। तो वो बीमारी का नाम बताना है आपको कमेंट में करके। और अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं आपके साथ में कि विच यूनिवर्सिटी डिड मिल्टन अटेंड? जॉन मिल्टन जी ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? तो वो यूनिवर्सिटी का आपको क्या बताना है? नाम बताना है। 37 नंबर पे बताइएगा कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सबर्बन या किंग्स कॉलेज? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है ध्यान रखना। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया था 1625 में। इसके बाद 29 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और 32 में इन्होंने एमए की डिग्री वहीं से ली थी, ठीक है। और इनके जो दोस्त थे एडवर्ड किंग, उन्होंने इनकी भी कथा मैं बता देता हूँ कि इनकी कथा क्या थी। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके 1 साल बाद एडमिशन लिया था, ठीक है। तो वो और ये यूनिवर्सिटी के समय पर ही दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लगे, पहचानने लगे और अच्छे दोस्त बन गए, जिनकी मृत्यु से दुखी होकर के 1637 में इन्होंने कविता लिखी थी, ठीक है। जब एमए की डिग्री लेने के बाद में ये 1632 में क्या हुआ कि अपने गांव हॉटन चले गए, और तभी इनका 1632 से लेकर के 38 तक का जो पीरियड कहलाता है ना, वो हॉटन टाइम कहलाता है, हॉटन पीरियड कहलाता है। और हॉटन पीरियड में इन्होंने बहुत अच्छा समय व्यतीत किया था अपने जीवन का, और उस समय बहुत सारी कविताओं को भी लिखा था। उसी में से लैसिडस भी उनकी एक कविता थी जो कि हॉटन टाइम में ही लिखी गई थी, और ऐसा माना जाता है कि लैसिडस जो कविता है इनकी, वो हॉटन टाइम की सबसे अंतिम कविता है। तो ये थी इनकी रामकथा, सुनते रहो अच्छे से। अगला, विच पोइट, कौन सी कवि और फ्रेंड ऑफ मिल्टन्स हेल्प्ड सिक्योर मिल्टन्स रिलीज फ्रॉम अ ब्रीफ इम्प्रिजमेंट? 38 नंबर में क्या कहता है? मिल्टन के किस कवि और मित्र ने मिल्टन को थोड़े समय के कारावास से छुड़ाने में मदद की थी? तो वो आपको बताना है वो कौन सा था व्यक्ति। तो इसमें कौन थे? एक निश्चित ही बात है कि एक कौन थे? एंड्रयू मार्वेल थे। ध्यान बनाए रखना है इनके लिए कि एंड्रयू मार्वेल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मिल्टन को जो है रिलीज कराने में इनकी इम्प्रिजमेंट से मदद की थी दोस्तों। अब अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में एक रखा हुआ है 39 नंबर पे। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि मिल्टन वाज अ कॉकनी
ये कॉकनी ग्रुप से बिलोंग करते थे। तो कॉकनी से मतलब मुर्गा वगैरह ना समझ लियो कि इसका मतलब मुर्गा होता है, तो ये सत्य बात है, ट्रू, ठीक है, कि मिल्टन जो है वो कॉकनी से बिलोंग करते थे, कॉकनी ग्रुप से। नेक्स्ट, इन व्हाट कंट्री अदर, कौन सा कंट्री, कौन सा देश अदर देन इंग्लैंड डिड मिल्टन स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। 40 नंबर का है हमारा कि इंग्लैंड के अलावा किस देश में मिल्टन ने काफ़ी समय बिताया। इसका अर्थ हुआ इन व्हाट कंट्री, कौन से देश में, अदर देन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अलावा, डिड मिल्टन, मिल्टन ने स्पेंड मीन्स बिताया, अ ग्रेट डील ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा समय कौन से देश में बिताया। तो आपके सामने फिर से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको बताना है डियर, तो वो है इटली। कहाँ बिताया, इटली में, ध्यान बनाए रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो ये कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी चीज़ें कॉमन मिलती हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट, भाई डिड लंदन लीव, सॉरी भाई डिड मिल्टन लीव लंदन फॉर अ ईयर इन 16, अब ये सन गला लिखी है दोस्तों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, सन में यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 1665 कर लीजिएगा, 1665 में ये और इनकी पत्नी जो हैं प्लेग से बचने के लिए ये क्या करते हैं, 1 साल के लिए लंदन को छोड़ देते हैं, तो 25 नहीं 65 होगा यहाँ पर, 2 के स्थान पर 6 कर लीजिए। 41 में इम्पॉर्टेंट है ये कि ये कहा गया है 41 में जॉन मिल्टन ने 1665 में 1 साल के लिए लंदन को क्यों छोड़ा, तो इसीलिए छोड़ा था प्लेग से बचने के लिए, किससे, प्लेग से बचने के लिए, टू एस्केप दी प्लेग। ये और इनकी पत्नी छोड़ करके चले गए थे 1 साल के लिए, तो ये डेट याद बनाए रखना, प्लस में क्यों छोड़ा ये रीज़न याद बनाए रखना। और 42 हमारा है कि बेनबाज जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ, तो ये तो सरल है, 9 दिसंबर 1608 को। कब हुआ, 9 दिसंबर 1608 को। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि इनकी मृत्यु कब हुई, आपको बताना है इनकी मृत्यु दोस्तों, इनकी डेथ के बारे में बता देना है। तो इनकी 8 नवंबर 1674 को, ये 65 वर्ष की उम्र थी, बर्न हिल लंदन में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कभी कभी इनके जन्म से लेकर के ये भी पूछ लेते हैं, लंदन इंग्लैंड ना पूछ करके ब्रेड स्ट्रीट और चीप साइड करके लिखा होता है, तो ध्यान बनाए रखिएगा, ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड, लंदन इंग्लैंड, ये पूरा इनका जन्म स्थान का नाम है, जिसमें ब्रेड साइड जगह है, चीप साइड उससे बड़ी जगह है, और लंदन तो आप समझते हैं। इनके पिता का नाम सेम यही था। चीज़ें देखो फैक्चुअल याद रखिए, जितना फैक्चुअल आप याद रखेंगे उतना मज़ा आएगा। इनके पिता भी जॉन मिल्टन थे। देखो जितने भी आप पढ़ोगे ना, आप टीजीटी में 4 राइटर हैं, 4 राइटर्स के जितने भी पिता थे उनके सबके नाम के आगे जॉन लगा हुआ, जॉन वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन, जॉन शेक्सपियर, ठीक है। और इसके बाद में शेक्सपियर हो गए, मिल्टन हो गए, और जॉन गॉल्सवर्दी के पिता का नाम भी जॉन गॉल्सवर्दी, तो ये 4 राइटर के पिता का नाम जॉन ही है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे जॉन मिल्टन की। तो जॉन मिल्टन की जो पिता होते हैं वो भी कौन होते हैं, जॉन मिल्टन ही होते हैं, और उनकी मृत्यु 1647 में हो जाती है। इनकी माता का नाम सारा जेफरी होता है, ध्यान रखना। शुरुआती स्कूल इनकी शिक्षा दीक्षा सेंट पाउल स्कूल लंदन में होती है, और इसके बाद में ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में, और फिर क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, इस तरीके से। और इनकी 3 शादियाँ होती हैं, एक 42 में करते हैं, फिर 56 में करते हैं, फिर 63 में करते हैं। 1642 में जो इनकी शादी होती है वो मैरी पॉवेल से होती है, शादी 1652 तक चलती है इनकी। इसके बाद 1656 में दूसरी शादी होती है कैथरीन वुडकॉक से, ये 1658 यानी कि मुश्किल से 2 ही साल तक चल पाई, तब तक इनकी कैथरीन वुडकॉक की भी मृत्यु हो गई। और मी स्पाउस फॉर माई लेट स्पाउस संत करके एक लाइन इन्होंने सोनेट लिखा था, वो भी अपनी दूसरी यानी कि जो कैथरीन वुडकॉक है इन पर को जो है समर्पित एक ये पंक्तियां हैं, याद रखना। काफ़ी टीजीटी में ये लाइन पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने बोल दी बीच में। और 1663 में तीसरी शादी की थी, उनका नाम था पत्नी का एलिजाबेथ मिन्सुल, ठीक है। तो ये कहानी चलती है, जब एलिजाबेथ मिन्सुल से इनकी शादी हो रही थी तो इनकी बेटियों ने भी बहुत ज़्यादा तांडव मचाया था, डेट मीन्स इस शादी के खिलाफ थी वो। चलो भाई, कहानी बहुत है इनके बारे में सुनाने को, लेकिन ज़्यादा सुनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा होगा। बेयर बाद जॉन मिल्टन बॉर्न, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ, तो वही है लंदन में, आप याद बनाए रखना। लंदन के अलावा आपको ऑप्शन होगा ब्रेड स्ट्रीट, चीप साइड करके ऑप्शन दिया होगा, तो जो भी दिया हो वो आप टिक कर देना है। विच स्कूल डेट जॉन मिल्टन अटेंड, जॉन मिल्टन ने कौन सा स्कूल अटेंड किया, तो सेंट पॉल स्कूल को। स्कूल आए तो सेंट पॉल स्कूल का नाम लेना है, यूनिवर्सिटी आ जाए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम लेना है, ठीक है। और दोनों ही क्वेश्चन हमने पूछ लिए आपसे। इसके बाद फिर से देखो यहाँ पर रिपीट है कि कॉलेज कौन सा इन्होंने तो ट्रिनिटी कॉलेज था। कौन सा कॉलेज था, ट्रिनिटी। तो ध्यान रखिएगा
ये सब चीज़ें नहीं नहीं माफ़ करिएगा, क्राइस्ट कॉलेज था, ट्रिनिटी नहीं। अब आपको ये कमेंट करना है कि ट्रिनिटी कॉलेज से कौन से राइटर ने पढ़ाई की थी। फिलहाल ये तो क्राइस्ट कॉलेज से, माफ़ करिएगा। स्कूल सेंट पॉल स्कूल, और कॉलेज अगर आ जाए तो क्राइस्ट कॉलेज, और यूनिवर्सिटी आ जाए तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक है, तीनों चीज़ें क्लियर होगी। अब अगला, मिल्टन वाज 34। जब मिल्टन 34 वर्ष की उम्र के थे तो वेन ही मैरिड, इनकी शादी हो गई थी मैरी पॉवेल से। उसमें मैरी पॉवेल की कितनी उम्र थी? इनके ठीक आधी। ऐसे करके फैक्ट याद कर लो कि जॉन मिल्टन की उम्र 34 साल थी, तो ठीक उनसे आधी उम्र की महिला से इनकी शादी हुई थी जिनका नाम था मैरी पॉवेल, और उस समय मैरी पॉवेल की उम्र कितनी थी? 17 साल थी। ठीक है, तो समझ लो, इसीलिए इनकी पहली शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहा। 42 में शादी हुई थी, तभी एक महीना इनके साथ रही, और एक महीने के बाद इसको छोड़ करके चली गई। 3 साल बाद वापस आई थी, फिर 45 में। ठीक है, तब ये तलाक भी लेना चाहते थे, लेकिन उस समय जो है इस तरीके के म्यूचुअल कॉन्सेंट के ग्राउंड पर तलाक जो है पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उन्होंने तलाक पर एक वर्क भी बहुत अच्छा लिखा था। उस वर्क का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जजमेंट ऑफ मार्टिन नहीं, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स करके लिखा था दोस्तों। ये 3-4 बुक्स उस पर लिखी थी डाइवर्स के ऊपर, जिसमें जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर कंसर्निंग डाइवर्स करके थी। तो ये कुछ पुस्तकें उनकी डाइवर्स से रिलेटेड थी दोस्तों, 44 में और 43 में के आसपास आई थी। अगला हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, ये वाला हो गया नहीं, सॉरी 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन डिड जॉन मिल्टन पब्लिश, जॉन मिल्टन ने पब्लिश किया था टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ कि जब 48 में जो चार्ल्स फर्स्ट थे, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो उन्हीं को और इसके बाद में इंग्लैंड के गद्दी पर बैठते हैं ओलिवर क्रॉमवेल। तो जब ओलिवर क्रॉमवेल बैठते हैं तो उनकी और हत्या किसकी हुई होती है? चार्ल्स फर्स्ट की, ध्यान बनाए रखिए। चार्ल्स फर्स्ट की हत्या होने के बाद में ये 49 में ये वर्क लिखते हैं द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट करके, 1649 में। ठीक है, ये उनके विरोध में, ये उनकी मृत्यु के सपोर्ट में, कि उनकी मृत्यु सही की गई, उनकी हत्या ठीक की गई, इस सपोर्ट में इस वर्क को ये लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट के तो विरोधी थे जॉन मिल्टन। तो यहाँ पे डेट आपको बताना है दोस्तों, 1649 है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन देखो, इन विच मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट स्पाउस सन। इसी को तो मैं बोल रहा था, इनकी दूसरी पत्नी कैथरीन वुडकॉक के लिए लिखा है। ये किसके लिए? कैथरीन वुडकॉक के लिए, ध्यान बनाए रखिएगा। ठीक है, मैरी पॉवेल इनकी पहली पत्नी थी, दूसरी कैथरीन वुडकॉक थी, और तीसरी एलिजाबेथ मिन्सुल थी। मैरी पॉवेल से 42 में शादी हुई, इनसे कैथरीन वुडकॉक से 56 में हुई थी, और एलिजाबेथ मिन्सुल से 63 में हुई थी। ठीक है, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश, कब पब्लिश हुई है? तो देखो यहाँ पर मैं 58 में लिखी गई थी, 65 में लिख करके कंप्लीट कर दी इन्होंने, और 67 में इसको पब्लिश करवाया, तो बी ऑप्शन सही होगा। 49 में पैराडाइज रीगेन्ड कब पब्लिश हुई थी? पैराडाइज रीगेन्ड को 68 में लिखना जो है शुरू किया। ये पैराडाइज लॉस्ट का ही एक सिक्वल वर्क था, और 71 में लिख करके कंप्लीट किया, और 71 में इसको पब्लिश करवाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड जॉन मिल्टन डाई। जॉन मिल्टन की मृत्यु कब हुई? तो 8 नवंबर 1674 को दोस्तों जॉन मिल्टन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है। कहाँ होती है? बर्न हिल, लंदन में। और इसको दोस्तों आपको कौन सी बीमारी से इनकी मृत्यु होती है? तो गाउट नाम की बीमारी होती है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है डाइड ऑफ गाउट, ध्यान बनाए रखिएगा। और इनको बरीड किया जाता है कहाँ? एक चर्च होती है जिसका नाम होता है सेंट गाइल्स चर्च। ओके, और ये कहाँ होती है? क्रिपल गेट में, नेबरहुड लंदन में होती है। ठीक है, वहाँ इनको बरीड किया जाता है दोस्तों। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूँ आपको। जॉन मिल्टन जो हैं वो एडमंड स्पेंसर को मास्टर इन पोइट्री मानते थे, अपना जो है मास्टर मानते थे कायमी कविताओं में, पोइट्री में। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग जॉन मिल्टन पे ही 1 से लेकर के 50 का रिवीजन वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। बार बार रिवीजन करते रहिएगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए। जय हिंद, जय भारत।